तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल एंड यस आई एम देयर विथ यू विथ यूनिट नंबर 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यस, इस वीडियो में कंप्लीट वन शॉट देख लेंगे अपने यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, तो आई होप आपने यूनिट 1 जो है अच्छे से कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिए होंगे क्वेश्चंस। एंड यस, मैंने जो लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में, उनकी जो PDF है मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आपके आंसर्स आ गए हो तो वहाँ से चेकआउट कर लेना कि राइट है या नहीं। ठीक है, एंड आई विल प्रेफर यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यस, अभी भी एक दिन है आपके पास, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यूनिट 2 मैंने इसीलिए थोड़ी देर से लाया कि आप यूनिट 1 पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सारे क्वेश्चन सब कुछ आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए एंड देन आप यूनिट 2 की तरफ प्रोसीड करें। ठीक है, तो यूनिट 2 में जो है बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझ सकते हो कि कम चीज़ें हैं, अच्छे से ईजिली अंडरस्टैंडेबल थिंग्स हैं। जैसे कि हमने यूनिट 1 में जो देखा उसमें बेसिक ज़्यादा है, इसीलिए उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें ध्यान में रखना पड़ते हैं। लेकिन यूनिट 2 के अंदर मैं बताऊँ तो नाम के सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं एंड बहुत ईजिली मैं आपको वो समझा दूंगी। इसी वीडियो के अंदर आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी एंड यस, प्रैक्टिस अगर हम PYQs भी सॉल्व करना चाहें तो आप मुझे कमेंट करना, हम उस हिसाब से अपना आगे का शेड्यूल बनाएंगे। इस एक दिन में हम जितना चाहें ना उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आई विल लाइक टू से यू कि जल्दी से अपना पेपर, पेन, कैलकुलेटर ये सब लेके बैठ जाइए, ताकि आप जो मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करें तो आपका अच्छे से जो है ना सब कुछ हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट 2 के अंदर हमें मतलब बेसिक अगर देखा जाए ऊपर से तो मतलब 3 टॉपिक्स ही हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, उनके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं लेकिन यस वो आ गए तो हमें आगे के सब टॉपिक्स इजीली आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा आपको, सबसे पहले जो है जैसे हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फर्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ एरियाज भी आप कह सकते हो। वैसे तो सेंटर ऑफ लाइंस ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके भी मैं फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या करना, मतलब लाइंस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सेंटर ऑफ एरिया के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, हमें जैसे कि अब आप ये देख सकते हो, ये वाला फिगर हो गया, ये वाला फिगर हो गया, तो ये एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हमें इनके अंदर सेंट्रॉइड जो है वो फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेंट्रॉइड। ठीक है, बेसिकली हमें सेंट्रॉइड जो है ना वो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास MI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपने एक बार समझ लिया तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो MI के ऊपर। एंड जो लास्ट है वो है हमारा फ्रिक्शन का पार्ट। ठीक है, फ्रिक्शन के पार्ट के अंदर आपके पास 3 सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें आप लैडर के क्वेश्चंस देख सकते हो, बेल्ट के क्वेश्चंस देख सकते हो। वैसे तो वेज के भी होते हैं लेकिन वेज के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो जो हम इंपॉर्टेंट है ना वो इसके अंदर देखेंगे। एंड जो है मतलब और भी फ्रिक्शन के टाइप्स हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, जब फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ईजिली, बहुत ईजिली आप समझ सकते हो, जस्ट अपने आप को काम रखिए। एंड यस, अगर आप फिगर को अच्छे से एग्जामाइन कर सकते हो ना तो आप सेंट्रॉइड वाले जो क्वेश्चंस है ना अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, उसकी वजह से मतलब हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। वैसे तो बहुत सिंपल है, तो वही मैं अभी आपको टेबल दूंगी। अभी मुझे यहाँ पर सब कुछ टेबल बनाना एंड देन एक एक को एक्सप्लेन करना, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेरे पास जो है टेबल ऑलरेडी पेपर पे है, तो मैं वही आपसे शेयर करूंगी। एंड यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो नोट्स है ना ये वाले मतलब टेबल फॉर्म में ये आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये देखिए, ये है सेंट्रॉइड ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिक शेप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइंस भी आ सकता है एंड एरिया के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन एरिया जो है ना ये मतलब आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना, लाइंस जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस हिसाब से मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ इसके फॉर्मूलाज दिखा देती हूँ। यहाँ पर शेप है लेंथ x और y। यस, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, किसका, तो सेंट्रॉइड का, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का क्या है, लेंथ तो वो L होता है। ठीक है, अभी हम लाइंस के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो हमें लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करना होगा। एरिया अगर होगा तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इन द प्लेस ऑफ दिस। ओके, तो ये जो फर्स्ट है बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि L है, लेंथ क्या है L, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखो जो सेंट्रॉइड होगा वो कितना होगा, मतलब एकदम सेंटर पे होगा, राइट, तो हमें वो सेंट्रॉइड ही बताना है। तो इसका स्ट्रेट लाइन का जो है सेंट्रॉइड एकदम सेंटर पे होगा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा L/2 है ना, यानी कि हाफ। और y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया L/2, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं है तो वो होगा 0। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इंक्लाइंड लाइन अगर है, ठीक है, अगर सपोज ऐसा कोई एंगल हमारी लाइन बना रही है तो ये तो लेंथ तो उसकी L ही होगी है ना, लेंथ में तो कोई भी हमें चेंजेस नहीं
दिखने वाले हैं। बस एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, आप देखो यहाँ से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा l/2 cos थीटा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, समझ में आ रहा है। तो थीटा के हिसाब से हम देखेंगे तो l/2 cos थीटा ये होगा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एंड वाई एक्सिस का डिस्टेंस होगा l/2 sin थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का ट्राई करो, ठीक है, अभी ही मेरे साथ। थर्ड शेप है हमारे पास सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल में तो हमारे पास हमें पता है कि अगर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो 2πr यानी कि सर्कमफरेंस आप समझ सकते हैं। अगर एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम πr² लिखेंगे, ठीक है, एरिया के टाइम पे। यहाँ पर आपको 2πr कंसिडर करना है बिकॉज इट इज सर्कमफरेंस। एंड यहाँ पर से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे, देखो ये एक्स है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इन दिस केस हमारा जो सर्कल है वो एकदम सेंटर में है, यानी कि जो इसका ज्योमेट्रिक मतलब सेंट्रॉइड आने वाला है वो एकदम सेंटर में आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस भी 0 है एंड वाई एक्सिस का भी जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो 0 है, अदरवाइज शेप पर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना। चलो फोर्थ जो है शेप हमारे पास वो है सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क का आप समझ सकते हो कि लेंथ क्या होगा। अब देखो 2πr ये किसका लेंथ है, हमारे कंप्लीट सर्कल का, ठीक है। एंड इसका हाफ अगर हम कर दें यानी कि πr/2 अगर करें तो हमें सेमी सर्कुलर आर्क का जो है लेंथ मिल जाएगा, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये देखो यहाँ पर भी हम देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यानी कि सेंट्रॉइड जो होगा वो एकदम सेंटर में होगा, तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, ठीक है। यस, यहाँ पर जो है सेंट्रॉइड नहीं है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क का सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा, ठीक है, ये। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी क्या वैल्यू होगी, 0,0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, ठीक है। बट यस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट का। तो वाई कोऑर्डिनेट का जो आता है वो आता है 2r/π। समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2r/π इन द केस ऑफ व्हाट, लाइंस, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर आर्क का। फिर है क्वार्टर सर्कुलर आर्क, क्वार्टर यानी कि क्या, 1/4 ऑफ द सर्कल, कंप्लीट सर्कल। तो ये है आपका πr/4, किसका मतलब लाइन, या फिर इसका आप सर्कमफरेंस समझ सकते हो ये, बट इसको हम लेंथ बोलेंगे πr/4, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, इसका सेंट्रॉइड किधर है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आएगा जो कि एक्स कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ पर से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दोनों का भी 2r/π और 2r/π, ठीक है। ये है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इन द केस ऑफ लाइंस है ये। एरिया से मतलब एरिया में जो फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंट है, तो प्लीज दोनों को जंबल मत करना। लाइंस का मैं आपको बता रही हूँ, ये बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आर्क ऑफ अ सर्कल, ये था सेमी सर्कुलर आर्क, ये है आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल है जिसका कुछ पार्ट लिया हुआ है, यानी कि आर्क लिया हुआ है, तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी लेंथ तो होती है 2r∠, समझ में आ रहा है, 2r∠। और यहाँ पर ये जो अल्फा है ये याद रखना, ये हमेशा हमें रेडियंस के अंदर लेना होता है, ठीक है। अगर हम डिग्रीज में इसकी वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस, अब देखो ये जो है इसका एक्स एक्सिस ये है एंड वाई एक्सिस ये है, एंड जो सेंट्रॉइड प्रेजेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा r sin अल्फा अपॉन अल्फा। ये आपको याद ही रखना पड़ेंगे फॉर्मूलेज, ओके। r sin अल्फा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर क्या केस है, अल्फा इन डिनोमिनेटर इन रेडियंस, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में अल्फा है सिर्फ यही हमें रेडियंस के अंदर लेना है, ऊपर वाला हम डिग्रीज में लेंगे, ओके। समझ में आया। तो ये जो है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसी के वजह से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, ओके। और यहाँ से आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी कि 0 पर है, तो यहाँ पर आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो ये तो पूरा हो गया लाइंस का, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एरिया का, ओके। तो ये वाले फॉर्मूलाज आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। अगर आप अभी ही यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही पार्ट देखिए, ठीक है। एरियाज वाला ही देखना, लाइंस वाले पर ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। तो ये है सेंट्रॉइड्स ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ एरियाज। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है हमारा बेसिक रेक्टेंगल, ओके। तो हमें तो पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अब देखो इस कॉलम में एरिया है एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, ओके। तो एरिया जो है वो हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ सिंपली एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, ये सेंट्रॉइड होगा, ओके। तो ये जो सेंट्रॉइड है यानी कि देखो यहाँ से भी ये एकदम सेंटर पे है एंड यहाँ से भी ये एकदम सेंटर पे है, समझ में आ रहा है। ये पूरा लेंथ है, ठीक है, ये पूरा लेंथ है एंड ये पूरी क्या है, हमारी ब्रेड्थ है, ओके। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें देखना है तो कितना होगा, ये l/2 होगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2, समझ में आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई एक्सिस पर हमें देखना है तो यहाँ पर ये कहाँ पर मीट हो रहा है, यहाँ पे, यानी कि b/2, समझ में आ रहा है। ये b/2, ये पूरा है b, लेकिन ये हाफ है ना, हाफ डिस्टेंस पे है तो b/2, ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर में भी वही सेम चीज है। स्क्वायर का हमारा क्या होता है एरिया, ए स्क्वायर, ठीक है ना। साइड स्क्वायर होता है हमारा एरिया, इसकी साइड ए अगर दी हुई है तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया। सिमिलरली इसका जो सेंट्रॉइड है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड वही चीज ये जो है एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट a/2 आएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी a/2 आएगा। समझ में आ गया। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे शेप्स में ये यूज होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या समझ में आ रहा है हमारे पास, सर्कल का हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया आपको लाइन के केस में आपको सर्कमफरेंस लेना है, यानी कि 2 पाई आर लेना है, यहाँ पर आप लोगे पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो है इन दिस केस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एकदम सेंटर पे ही, हमारे ओरिजिन के ऊपर ही सेंटर आ गया है, या फिर आप सेंट्रॉइड कह लो, तो हमारे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगेन आई विल से कि शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक्स और वाई एक्सिस एकदम सेंटर पे आ गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड यहाँ पर कहीं आपका सर्कल है, तो इन दिस केस यहाँ पर आपका सेंट्रॉइड आ जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आपको फॉर्मूलाज जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, एंड उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है ना। आई होप ये 3 समझ में आ गए। फोर्थ क्या है, ये सेमी सर्कल है। अगेन सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। एंड देन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ज्योमेट्रिक जो सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ पर होगा, एंड अगेन हम इसको रेडियस में ही लेंगे हमेशा। अगर डायमीटर गिवन हो तो रेडियस में ही उसको कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर जो है हमारा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मीट हो रहा है, यानी कि 0 आएगा। एंड यस, यहाँ पर आपको ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये जो वाई एक्सिस का होगा वो कितना होगा, 4r/3 पाई। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करो, ताकि बाद में आपको मतलब क्वेश्चंस के ऊपर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, तो 4r/3 पाई आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, ये होगा आप इसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर है फिफ्थ क्या है आपका, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल अगेन इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। ओके, अगेन एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर आएगा। अगेन आप देख सकते हो ये जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एंड ये जो है ये वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों सेम आ जाएंगे, कितने, 4r/3 पाई एंड 4r/3 पाई, ठीक है। तो ये जो टर्म आप याद ही रख लिए। उसके बाद है सर्कुलर सेक्टर। आ गया क्वेश्चन तो सर्कुलर सेक्टर भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको मतलब यहाँ से कंपेयर करके दिखाती हूँ। ये जो है आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इससे क्या था सर्कमफेरेंस, मतलब अगर लेंथ देखें तो 2r अल्फा था। ओके, यहाँ पर होगा अल्फा आर स्क्वायर। ओके, एंड देन यहाँ पर है एक्स कोऑर्डिनेट, तो अगेन यहाँ पर आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, क्या है, 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। ओके, 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा, एंड इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी याद रखना अल्फा इन डिनोमिनेटर इन रेडियंस, डिनोमिनेटर में जो अल्फा है वो आपको रेडियंस के अंदर ही लेना है, ठीक है। तो आई होप आप ये अच्छे से याद कर लेंगे सारे के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। एक और है यहाँ पर 2 शेप्स है हमारे पास ट्राइंगल के, यस इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर जो है ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो, ये कैसा ट्राइंगल नजर आ रहा है इस वक्त, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नजर आ रहा है हमें। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमारे ट्राइंगल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये है आपका सेंट्रॉइड। ओके, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है, हम किस हिसाब से अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्राइंगल नहीं पता है। अगर सपोज ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता, यानी कि ये दोनों भी साइड सेम होते, तो एकदम सेंटर पे जो है हमारा सेंट्रॉइड आता। एंड अगर ये इसकी लेंथ सपोज आप ऐसे समझिए कि ये जो है ये कितना, ये बेस है ना, तो यहाँ पर b/2 आ जाता है ना, b/2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हमने नहीं मेंशन किया है। बाकी जो y एक्सिस है, y एक्सिस का क्या आएगा, h/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर से ये तो था x और ये है y। ओके, तो यहाँ पर से आप ये समझ लेना, ये आएगा आपका h/3। समझ में आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो यहाँ पर तो सिंपल एरिया तो मतलब हर ट्राइंगल का सेम होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका सेंट्रॉइड इधर आएगा, तो ये है एक्स एक्सिस या फिर एक्स कोऑर्डिनेट आप कह लीजिए, और ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हमें सिंपली यही याद रखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इस बेस का डिवाइड बाय 3, ठीक है, b/3। एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा y का, ये कितना होगा, h/3, ठीक है ना। तो ये b/3 एंड h/3 समझ में आ गया। तो बस इतने जो फॉर्मूलाज है ना, आप सेंट्रॉइड के लिए याद रख लीजिए, बहुत सिंपल है। जब आप मतलब शेप्स के साथ डील करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इनका इंपॉर्टेंस। तो चलिए देखते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो इनसे जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो आपको टेबल याद रखना है, ये सबसे पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंट्राइड ऑफ शेडेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ एज शोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें शेप दे दिया है, कंपोजिट शेप दे दिया है जिसमें स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, मतलब कि कैसा भी शेप आपको आ सकता है। लेकिन अगर आपको हर शेप का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने आता है तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो सेंट्राइड उस कंप्लीट कंपोजिट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, शेडेड एरिया। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट शेडेड एरिया है। यहाँ पर देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर शेडेड एरिया बस इतना है। ठीक है, तो हमें इसको जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जितना शेडेड एरिया है बस उसी पे फोकस करना है हमें। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। ये है स्क्वायर और ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो हम सपोज अभी देखो आपको एकदम बेसिक क्या बताऊं मैं कि आप टेबल बना लो। टेबल कैसा बनाओगे आप, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो शेप। ठीक है, यहाँ पर लिख लो एरिया, यहाँ पर लिख लो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आप सिंपली ए एक्स और ए वाई यानी कि एरिया इंटू एक्स एरिया इंटू वाई। ये क्यों करना है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ हम ये 3 कॉलम्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा हम शेप फर्स्ट कौन सा कंसीडर करें, तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, एंड ये जो स्क्वायर है इसको हम सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। तो शेप 1, ठीक है, एंड यहाँ पर शेप 2। ठीक है, चलो एरिया अब राइट एंगल अब ट्रायंगल है, ये है ना, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस कितनी है, देखो इसका मेजरमेंट mm के अंदर है। ठीक है, तो हमें ये ऐसा ही मेजरमेंट डायमेंशंस रखने हैं टिल द एंड ऑफ आवर आंसर। ओके, इसका बेस है 100 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटू 100। अगेन इसकी हाइट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हाइट भी आ जाएगी हमारी 100, यहाँ पर लिख लेंगे 100। चलिए कैलसी निकालिए जल्दी से, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होगा। यस 1/2 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5000। तो 5000 हमारा एरिया आ गया किसका, फर्स्ट शेप यानी कि हमारे ट्राइंगल का। चलिए इसका यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं क्या है हमारा G1 यानी कि सेंट्रॉइड 1। ठीक है, देन अगर यहाँ पर हमारा सेंट्रॉइड 1 है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे एक्स एक्सिस पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखो, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है b/3 और वाई एक्सिस क्या होता है h/3। तो वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर हमारा बेस कितना है 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/3। अब यहाँ पर क्या है कि हाइट भी हमारी और बेस भी दोनों भी सेम है, तो यहाँ पर हम दोनों जगह 100/3 कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी, अब सपोज मैं यहाँ पर एक ही की कैलकुलेट कर लेते हैं, 100/3 तो क्या आया 33.33। ठीक है, सो 33.33 एंड यहाँ पर y भी 33.33 है। ठीक है, ये कॉलम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या बोला है मैंने, एरिया आपको हमें पता ही है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर रुको, यहाँ पर जो है हमारा साइड क्या होगी, साइड गिवन नहीं है ना, तो हम साइड कैसे निकालेंगे। देखो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, अगर ये 100 है एंड ये 100 है, ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनस है ये निकाल सकते हैं, एंड इसका हाइपोटेनस ही क्या है, हमारे स्क्वायर की साइड है। ठीक है, तो अगर ये 100 एंड ये 100 है तो ये कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हमें पता है क्या, आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको a समझ लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। तो आपका जो साइड आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी साइड आएगी 100√2। ठीक है, तो 100√2 अगर आपकी साइड आई तो आपके एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी कि 100√2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो जाती है, हम 100 ले लेते हैं क्या, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाता है, हमें ये वाली साइड चाहिए। ओके, ये वाली साइड चाहिए, तो ये 100√2 का स्क्वायर, तो हम देख लेते हैं क्या आता है 100√2 का, ओके 100√2 का स्क्वायर क्या है 20,000। ठीक है ना, 20,000। तो यह आ गया हमारा एरिया। अब इसका जो है आप देख सकते हो, इसका यहाँ पर एकदम सेंटर में G2 आएगा। G2 यानी कि सेंट्रॉइड, सपोज हम सेंट्रॉइड को G से ही डिनोट करते हैं, एंड ये सेकंड शेप है तो G2 लिख दिया। चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि ये एकदम हमारे यहाँ पर मीट हो रहा है, यानी कि हमें एक्स जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कितना मिलेगा 100, है ना, समझ में आ गया, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं ये जो होगा ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो ये कितना है, इसके भी हमें गिवन है वैल्यू कितनी 100, तो ये भी 100 हो गया, है ना, समझ में आ गया। बहुत सिंपल था, बस हमें क्या निकालना है, एरिया और एक्स वाई, बस इतना हमने निकाल लिया तो हमारा सेंट्रॉइड बहुत ईजिली आ जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर अब एरिया एक्स और वाई निकाल लिया। अब हमने ए एक्स और ए वाई क्यों लिया, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है हमारे सेंट्रॉइड का। ठीक है, जो भी इसका सेंट्रॉइड होगा उसका, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए, और वाई जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट का होता है समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए हमें ए एक्स और ए वाई अगर हम टेबल के अंदर ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ज्यादा मतलब नीचे आने की एंड मतलब
डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारी कैलकुलेशंस के अंदर। तो जल्दी से एरिया इंटू एक्स कर लेते हैं। तो यहाँ का एरिया कितना है 5000 एंड एक्स कितना है 33.33। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं 5000 इंटू 33.33 तो कितना मिलेगा 166,650। ओके, सिमिलरली अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट भी सेम है तो 5000 इंटू 33.33 आएगा तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी। ओके चलो अब यहाँ पर क्या है 20,000 इंटू 100 तो मतलब सिंपली क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 100 यानी कि 2 जीरो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, एंड ऐसे अगर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि आप कितने जीरोस बना रहे हो। ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है हमें समेशन ऑफ ए एक्स यानी कि ए एक्स की जो भी वैल्यूज हैं उनका हमें समेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखो 166,650 प्लस ये 2 ये पूरा कितना है 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड नीचे समेशन ऑफ ए यानी कि एरिया का। तो इधर 5000 एंड इधर 20,000 कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो देखते हैं हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है जल्दी से। तो 166,650 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 नीचे आएगा 25,000। ठीक है, तो क्या आई वैल्यू 86.66 यानी कि आप कैसे लिख सकते हैं 86.67 लिख सकते हैं। ठीक है ना इसको। तो ये आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी सेम ही है ए वाई की भी वैल्यू। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज सेम आई है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर शेप में ही ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मतलब सेंटर पे आ गया इसका सेंट्रॉइड तो इसीलिए ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आएगी। आप कैलसी में पुट करिए ये अपॉन जो हमारा समेशन ऑफ ए यही आएगा। ठीक है ना, तो हमारी यही वैल्यू आएगी सेम 86.67। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमें जो डायमेंशंस है एमएम के अंदर गिवन है तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट भी एमएम के अंदर ही लेना है। ठीक है, यस दिखता नहीं होगा। तो ये आ गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बस इतना ही स्टेप करना है। एंड यस आपको मिल गए कितने 8 मार्क्स। ठीक है, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है एंड अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ज्यादा भी मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये मतलब शेप के ऊपर डिपेंड है। ईजी शेप है तो कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एरिया एज शोन इन द फिगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी कि इसको ओरिजिन हमें कंसिडर करना है। ओके, तो अगेन बहुत सिंपली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करना है, अब देखिए आप सिंपली भी ऐसे भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एरिया निकाल लो पहले, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो एंड डायरेक्टली मतलब ये वैल्यूज पुट कर लो फॉर्मूलाज के अंदर, अगर आपको टेबल नहीं बनाना है तो। ठीक है, तो वैसे भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम शेप। तो ठीक है, यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट शेप कंसिडर कर लेती हूँ एंड इसको सेकेंड शेप कंसिडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट शेप तो हमें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, ये शेप सबसे पहले हमें पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये जो है ये फर्स्ट शेप ये क्या है क्वार्टर सर्कल है, राइट। एंड ये जो है ये सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल है। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे सेमी सर्कल, है ना। तो ऐसे हम कर लेंगे, हमारा सेंट्रॉइड हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो A1 निकालेंगे किसका, क्वार्टर सर्कल का। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है πr²/4। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कितनी गिवन है। तो आप बोलोगे अरे रेडियस तो गिवन ही नहीं है, तो ये क्या है, ये भी तो मतलब उसका रेडियस ही है ना, उस कंप्लीट सर्कल का रेडियस। तो 120 हमें उसका रेडियस लेना है। समझ में आ गया। तो यह है π120 का स्क्वायर/4। ठीक है, तो आप पुट करके देखिए अपनी कैलसी में वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर शिफ्ट पाई और 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो क्या वैल्यू आई 11309। ठीक है, 11309.73 mm। ओके, तो mm के अंदर डायमेंशंस है। तो ये आ गया आपका एरिया 1। एरिया 2 क्या आएगा, अब एरिया 2 है सेमी सर्कल का, तो इसका आएगा क्या। अब देखो ये जो है हमें माइनस करना है, राइट, इसको हमें माइनस करना है। तो हम इसके एरिया में ही माइनस कर देंगे ताकि हम आगे भूले नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एरिया πr²/2 होता है हमारे सेमी सर्कल का, तो माइनस ऑफ पाई। अब इसका एरिया मतलब रेडियस कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर देखो सब यहाँ पर आएगा हमारा सेंट्रॉइड। ओके ना, तो यहाँ पर अगर सेंट्रॉइड आएगा एंड ये कंप्लीट डिस्टेंस गिवन है यानी कि डायमीटर ऑफ रेडियस गिवन है हमें कितना 120। तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो 120 का हाफ हम करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा यानी कि 60। तो हमें यहाँ पर 60 का स्क्वायर लेना पड़ेगा बाय 2। ठीक है, तो ये जो है हमें कैलकुलेशंस अपने हिसाब से करना पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 5654.86। ठीक है, mm के अंदर। एंड यहाँ पर माइनस साइन देना मत भूलना बिकॉज हमें ये शेप का माइनस करना है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x1 निकालेंगे किसका, क्वार्टर सर्कल का। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा ये यहाँ पर कहीं पर आएगा। एंड हमने देखा है सेंट्रॉइड का जो हम निकालते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेम होता है। कितना होता है 4r/3π, है ना, 4r/3π, ये याद रखना है। तो x1 कितना आएगा हमारा, इसका
x1 आएगा 4r/3π, 4r/3π, तो 4/r, रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस है 120, तो वही आपको लेना होगा 120/3π। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा, 4 120 एंड नीचे आएगा 3π, ठीक है। तो क्या मिला 50.92 है ना, तो ये आ गया 50.92 mm या आपका x1, ठीक है, x1 आ गया। अब इसी का y1 भी निकाल लेते हैं एंड यस y1 भी उतना ही आएगा, कितना 4r/3π, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y1 की वैल्यू कितनी 50.92 mm, ओके। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए अब x2 निकालेंगे एंड xy निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होगा हमारा, अब ये तो था g1, ठीक है, ये होगा g2। तो यहाँ पर जो g2 है आप देख सकते हो x एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, तो x एक्सिस के ऊपर x2 क्या आएगा, इसका x2 देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो सेमी सर्कल का आपने अगर लिखा होगा एरिया के अंदर तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर भी हमारा आएगा 4r/3π ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो शेप के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पर मैंने y कोऑर्डिनेट के अंदर आपको बताया था 4r/3π आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम कंसिडर करें तो ये वाला जो आएगा ये आएगा आपका 4r/3π, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना है। तो अगर ये अब देखो ये एकदम लाइन के ऊपर नहीं है, ऐसे मत समझना, यहाँ पर कहीं पर होगा इसका क्या सेंट्रोइड, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस ये होगी 4r/3π, ठीक है। तो इसका आएगा 4r/3π, इसका रेडियस कितना है, हमने कितना बोला था 60, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहीं पर मैं पुट कर देती हूँ 60, ठीक है। तो क्या मिलेगा 25.46, ठीक है, 25.464 mm, ओके। तो ये आ गया आपका x2। देन आपको y2 निकालना होगा। तो अब जो y2 निकालोगे वो आप देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये है y2, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा ये है y2, है ना। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हो अगर ये कंप्लीट 120 है तो इसका हाफ में ही हमारा g2 आ रहा है, इसका मतलब इसका हाफ डिस्टेंस ही हमारा y2 होगा, यानी कि 60 mm। समझ में आ गया। तो x1 भी आ गया हमारे पास और y1 भी आ गया, समझ में आ गया, एंड x2 और y2 भी आ गया। तो सिंपली अब हमें क्या करना होगा, ax निकालना होगा, मतलब a1 x1 एंड a2 x2, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाली a1 y1 अपॉन a2 y2, ठीक है। ये सारी चीजें हमें निकाल लेनी होगी, a2 x2 एंड यहाँ पर a1 y1 इक्वल टू a2 y2 इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आप निकाल सकते हो। क्या कैसे निकालोगे, तो पहले a1 कितना है हमारा 11,309.73, ठीक है, ये हो गया a1 इंटू x1 कितना है हमारा, x1 आया है 50.92, ठीक है। तो हमारा a1 x1 कितना आ गया 57,5891.45, ठीक है। तो ये आ गया आपका a1 x1। देन यहाँ पर a1 y1 क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर ही कर लेती हूँ मैं, y1 कितना है, यस y1 भी सेम ही है, तो सेम वैल्यू आएगी हमारी कितनी 575891.45, ओके। अब a2 x2 करेंगे तो a2 कितना है हमारा, अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू जो है वो माइनस के अंदर आएगी, तो आगे जो कैलकुलेशंस है वो हमारे इजी हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, अब देखो a2 कितना है 5654.86, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, x2 के साथ, यानी कि ये 25.464, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई 143,995.355 एंड रिमेंबर माइनस के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ओके। देन यस यहाँ पर, तो यहाँ पर a2 y2 क्या आएगा, यहाँ पर सिंपली मैं y2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, y2 में कितना है 60 है, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो a2 हमारा नेगेटिव में है तो ये वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी 339291.6, ठीक है। तो a1 x1 a1 y1 a2 x2 a2 y2 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, x बार फाइंड करना और y बार फाइंड करना, ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमारे सेंट्रोइड के। तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ ax अपॉन समेशन ऑफ a, एंड यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ ay अपॉन समेशन ऑफ a। तो सिंपली अब यहाँ पर हम करेंगे समेशन ऑफ ax क्या आने वाला है, ये दोनों समेशन, ठीक है, इन दोनों का समेशन, यानी कि 57 देखो अब करो यहाँ पर, तो 575891.45 प्लस ये, अब यहाँ पर प्लस तो ये माइनस हो जाएगा है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 14399.355, ओके। देखो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पर 5 नहीं लिया, ओके। तो ये 143,995 ये याद रखना। नीचे क्या है, एरिया 11309.73 एंड देन अगेन ये जो है माइनस में आएगा कितना 5654.86, ठीक है। तो आपका x बार कितना आया, देखो x बार आया आपका 76.375 mm, ओके। तो ये आ गया सिंपली आपका x बार, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको y बार निकालना है, कैसे करोगे आप, देखो वही सब चीजें हैं, यहाँ पर हम सेम चीज करेंगे। देखो यहाँ पर समेशन ऑफ ay करना है, यानी कि अब ये दोनों वैल्यूज का हम समेशन करेंगे, कितना आएगा 575891.45, फिर ये माइनस होगा -339,291.6, ठीक है, माइनस कर दिया एंड अगेन a1 माइनस a2 करेंगे, यानी कि 11309.73 माइनस 5654
41.86, ठीक है। तो क्या आई आपकी वैल्यू y बार की 41.83 या 84 आप लिख लीजिए, 41.84 mm, ओके। तो ये आ गया आपके y बार की वैल्यू। हो गया आपका x बार और y बार निकाल लिया है ना, सिंपल, बस कैलकुलेशंस है। अगर आपने ज्योमेट्री अगर अच्छे से कर ली ना, इस जो भी शेप गिवन है उसकी, तो आपका x बार और y बार बहुत सिंपली आ जाता है। होप ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। x बार और y बार कैसे आया, एक बार आप बिना देख के प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से जाएगा ये क्वेश्चंस आपको। सेंट्रॉइड तो बहुत ही सिंपल जाएगा क्योंकि सब फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किसके, सेंट्रॉइड के ऊपर ही, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या है, डिटरमाइन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O ऑफ द शेडेड एरिया। तो चलिए यहाँ पर हमें जो है शेडेड एरिया में मतलब इतना एरिया शेडेड है, कौन सा एरिया शेडेड नहीं दिख रहा है आपको, सर्कल का एरिया शेडेड नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम कैसे निकालेंगे, अब देखो अगेन हम A1 निकालेंगे। अब कंसिडर करना है सबसे पहले 1 2 3 हमारे शेप्स को, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 1। फिर ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसको कंसिडर कर लेते हैं 2 एंड देन इसको कंसिडर कर लेते हैं थर्ड शेप, ठीक है। तो यहाँ पर A1 क्या आएगा हमारा, A1 यानी कि एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, ये लेंथ नहीं है, देखो ये जो है ये इतना पार्ट का लेंथ गिवन है, ठीक है, इतनी, यानी कि ये डायमीटर गिवन है किसका, सर्कल का, ओके। तो ये जो है यहाँ पर आप देखो ऊपर 200 इंटू 200 प्लस 200, तो ये कंप्लीट जो होगा ये होगी आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि कितना ये होगा पूरा 400, ठीक है। तो लेंथ हो गई 400 इंटू ब्रेड्थ कितना होगा 125 प्लस 125, कितना होता है 125 प्लस 125 250। तो ये हो गया आपका ब्रेड्थ, ठीक है। तो 400 इंटू 250 कितना आने वाला है, 400 इंटू 250 आएगा आपका 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया किसका, रेक्टेंगल का। अब एरिया 2 निकाल लेते हैं, किसका आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पर होगा हाफ इंटू बेस, कितना गिवन है, देखो ऊपर गिवन है इसकी वैल्यू 150, और हाइट कितनी है, तो यहाँ पर अगेन यही हाइट है, कितनी 125 प्लस 125 250, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए क्या आता है, 1/2 इंटू 150 इंटू 250 कितना आएगा 18750, 18750। अब A3 यानी कि हमें सर्कल का जो है वो एरिया निकालना है। रिमेंबर अब इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो हम पहले ही माइनस लिख लेंगे। एंड क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो माइनस पाई, हमारा रेडियस कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर तो ये कंप्लीट डिस्टेंस यानी कि डायमीटर गिवन है, तो 120 का हाफ होगा आपका रेडियस, तो माइनस आपका पाई 60 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख लिए पाई एंड देन 60 का स्क्वायर, तो कितना आया माइनस 11309.73, ठीक है। तो ये आ गए आपके एरियाज, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम पहले किसका निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं। तो रेक्टेंगल के लिए तो बहुत सिंपली आ जाता है, यहाँ पर निकालते हैं। x1 क्या आएगा, देखो यहाँ पर होगा ना, इसका एकदम सेंटर के अंदर होगा क्या, g1, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, देखो यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर 120 है पूरा, तो ये कितना होगा, उसका हाफ ही होगा। x1 क्या आने वाला है आपका, देखो ये पूरा 120 नहीं है, देखो अब यहाँ पर मैंने भी इसको 120 कंसीडर कर लिया। ये इस डायमीटर गिवन है, ये जो पूरा है ये 400 गिवन है, ठीक है। तो ये 400 में से ये अगर हम हाफ कर दें, 400 को हाफ कर दें, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी इसके x कोऑर्डिनेट की। तो ये है 400 डिवाइड बाई 2 यानी कि 200 आ जाएगी हमारी कितनी, x1 की वैल्यू, ठीक है। देन y1 कितना आएगा, y1 अब यहाँ पर देखना है हमें, ठीक है ना, y1। तो ये अगर कंप्लीट, ये देखो ये पे सिंपली हमें समझ में आ जा रहा है कितना है 125 है, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये 250 है पूरा तो इसका हाफ यानी कि 125 हो जाएगा हमारा y1। तो हमारे रेक्टेंगल का तो x और y1 मिल गया हमें। अब क्या निकालेंगे, x2 और y2 निकालेंगे। तो x2 यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने आपको बताया हुआ है, यही यहाँ पर कहीं आएगा इसका g2, ठीक है ना। तो ये जो आएगी इसकी ये डिस्टेंस, ये कितनी आएगी, अगर ये बेस है ना तो ये आएगा b/3, ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट आएगा b/3। एंड बेस कितना है इसका, बेस कितना है 150 है, राइट। तो 150, अब बस आपको ये कंसिडर करना होगा क्या, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ये है ओरिजिन इसकी, तो यहां से हमें कंसिडर करना होगा, यानी कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है प्लस ये कंप्लीट डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो यही यहाँ पर हमें समझना होगा, ये कितना है, ये है 400, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे कंप्लीट 400 प्लस b/3, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है b/3, एंड b कितना है यहाँ पर, इसका बेस कितना है 150, ठीक है। तो 150/3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं कैलसी में पुट करके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 400 प्लस यहाँ पर आएगा 150/3,
3, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई 450, ये आ गया x2 हमारा। समझ में आ गया कैसे निकाला। सिर्फ इतना ही वैल्यू नहीं लेनी है, हमें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेना है। हमेशा आपको ओरिजिन ही कंसिडर करना होगा। अगर ये गिवन नहीं भी है ना तो आपको ओरिजिन ही कंसिडर करना होगा। एंड ये कंप्लीट डिस्टेंस इसका है 400 एंड ये जो आएगा कंप्लीट ये b/3, यानी कि हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब y2 निकाल लेते हैं। y2 क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस यानी कि h/3 डिस्टेंस, ठीक है ना, h/3 डिस्टेंस। अब यहाँ से ये तो इतना ही होने वाला है ना y एक्सिस, यानी कि ये इतना ही होगा। तो हमें सिंपली ये h/3 डिस्टेंस ही निकालना होगा। h/3 अब हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट है, यानी कि 125 + 125 250 हो जाएगा। तो 250/3 होगा, ठीक है। तो 250/3 वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 250/3 ओके 3, तो क्या आई 83.33। तो 83.33 ये आ गया आपका y2, ये आ गया x2, ये है x1 और y1। अब लास्ट x3 और y3 निकालना है एंड आगे के तो कैलकुलेशंस हो जाते हैं। x3 यानी कि अब यहाँ पर हमें ये जो है ये g3 भी आएगा, है ना। तो यानी कि जो g1 है और जो g3 है उसकी वैल्यू सेम आने वाली है ना, इसी से समझ में आ रहा है। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, इसका हाफ, यानी कि सिंपली 200 होगा x3, ठीक है। एंड y3 क्या होने वाला है, y3 अगेन यही कोऑर्डिनेट कितना होगा 125। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था ये। तो इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ भी नहीं। चलो अब ax1 निकाल लेते हैं, a1 x1, a2 x2 निकाल लेते हैं एंड फिर यहाँ पर a3 x3, यस इधर ही निकाल लेते हैं ना, a3 x3। यहाँ पर a3 ओके a1 x1 निकालना है, a1 y1 निकालना है। यहाँ पर आएगा a1 y1, ओके। यहाँ पर आएगा a2 y2 एंड यहाँ पर आएगा a3 y3, ठीक है। इसी के लिए अगर आप टेबल बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एरिया a1 × x1, यानी कि यहाँ पर a1 कितना है 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 लाख, ठीक है, इंटू x1 × 200 कितना आया, तो 2। अब देख लीजिए जीरोस कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरोस 2 3 7 जीरोस, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁷ लिख लेते हैं यहाँ पर। a2 x2 यानी कि आपका ये 18750 इंटू x2 कितना है, x2 देख लीजिए 450, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई 8437500, ठीक है। देन a3 x3 कितना है हमारे पास, अब देखो यस ये हमें करना है माइनस, तो यहाँ पर पहले से ही आप माइनस लिख लीजिए 11309.73, ठीक है। एंड x3 मल्टीप्लाई बाय x3 यानी कि 200, तो कितना मिलेगा -2261946, ओके। देन सिमिलरली a1 y1 निकाल लीजिए। a1 क्या है आपका 1 लाख, ठीक है, इंटू y1 कितना है 125, ठीक है। तो क्या है वैल्यू 125, जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁵ कर लेंगे। चलिए अब a2 व्यू में ऊपर ही जाके इसमें कर लेती हूँ, 18750 है राइट। देन इसके अंदर y2 कितना है हमारा 83.33, ठीक है। तो कितनी वैल्यू मिली यहाँ पर 1562437.5, ठीक है। देन a3 y3 अगेन माइनस, यहाँ पर माइनस ही आएगा, ओके 11309.73 एंड यहाँ पर y3 हमारे पास कितना है 125, ठीक है। तो 125 कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 1413716.25, ठीक है। बस कैलकुलेशंस ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, x बार निकालना होगा एंड y बार निकालना होगा। तो सिंपली क्या है हमारा समेशन ऑफ ax अपॉन समेशन ऑफ a एंड समेशन ऑफ a y अपॉन समेशन ऑफ a, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, समेशन जितने भी ax हैं बस इसको माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर एंड एरिया यहाँ पर 1 लाख प्लस 18750 माइनस 11309 करना है, क्योंकि हमें सर्कल को माइनस ही करना है कंप्लीटली। तो वो जाएगी आपकी x बार की वैल्यू आएगी एंड अगेन सिमिलरली आपको y बार करना है, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया वही आंसर वैसे ही आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख देती हूँ, इसका आएगा 243.63 mm एंड इसका आएगा 117.73 mm, ठीक है। अब आपको इसको जो है अच्छे से कैलसी में डाल के देखना है कि आपकी वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में जो है ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा यस मुझे आप ये करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। 3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं एंड सब एरिया के प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो लाइन के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एरिया के ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, तो मैंने भी वही क्वेश्चंस लिए हैं। तो बस आपको यही करना है, फॉर्मुलाज मैं बोलूंगी आपको कि फॉर्मुलाज आपको अच्छे से याद करने होंगे, तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मतलब ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं जैसे टी हो गया,
आई हो गया, ठीक है, टी आई, यही ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। बाकी आप ए चाहो तो ए का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी शेप्स हैं जिनका आप निकाल सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, आप ये तो मतलब क्वेश्चंस एकदम एक बार प्रैक्टिस करके ही जाओ, ताकि अगर ऐसे आए तो आप अच्छे से खुद ही मतलब कर लो। बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट थोड़े से लेंदी हो जाएंगे। तो बस आपको ये करना है, फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये जो है मैंने शेप्स के जो है फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं। अगेन बोलूंगी कि आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो सिर्फ यूनिट 2 के अंदर आपका मेमोरी बेस्ड फॉर्मूलाज जितने आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे, आप उतने अच्छे से जो है मतलब अपना जो शेप है ना उसके अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। सेंट्रॉइड गिवन हो या एम आई गिवन हो, ठीक है, तो बस आपके फॉर्मूला के ऊपर ही है। तो एम आई ऑफ गिवन शेप्स, यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर का है आई एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर हमें निकालना है तो बी डी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12। ट्राइंगल के लिए होता है बी एच क्यूब बाई 36 एंड एच बी क्यूब बाई 36, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके आप लर्न कर सकते हो। सर्कल के लिए है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, दोनों भी सेम होते हैं, पाई आर रेज टू 4/4 एंड पाई डी रेज टू 4/64। सिमिलरली सेमी सर्कल के लिए ये होता है, क्वार्टर सर्कल के लिए ये होता है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो बस जो ये ऊपर के 3 है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से भी रेक्टेंगल जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल भी बहुत, मतलब ये दोनों आप अच्छे से याद रख लेना। बाकी सर्कल का भी आप याद रख सकते हो, ये दोनों अगर स्किप करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये तीनों शेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनके ऊपर जो आपके आप इसका जो थ्योरी है वो भी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सिस थ्योरम, लॉ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एक जो डायग्राम है, बेसिक डायग्राम, वो निकाल के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको जो कल पेपर दिखाया था, है ना, तो वो पेपर के अंदर भी यही सेम चीज मतलब थ्योरी के क्वेश्चन में आई हुई थी। तो बस ये थ्योरी क्वेश्चंस इजी होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना वो स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फाइंड एम आई ऑफ टी सेक्शन। अब ये जो है टी सेक्शन है, मैं आपको टी सेक्शन बताऊंगी। अब आपने अगर ये समझ लिया ना तो आपको आई सेक्शन बहुत सिंपल जाएगा, ए सेक्शन बहुत सिंपल जाएगा। बस एक समझ लो, ठीक है, एक समझ लिया तो बाकी के आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। एंड वो आप प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो जो ये है टी सेक्शन, अब यहाँ पर बोला है अबाउट एक्स एक्स पासिंग थ्रू इट सेंट्रोइड, यानी कि सिर्फ एक्स एक्स, आई एक्स एक्स को हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ आई एक्स एक्स हमें निकालना है। अभी क्वेश्चन में आपको आई वाई वाई भी पूछ सकते हैं, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो गिवन है ना, इस पर ज्यादा फोकस करना, ओके, आई एक्स एक्स पासिंग, ओके, तो ये ज्यादा फोकस करना। एंड यहाँ पर डायमेंशंस जो गिवन है वो mm के अंदर गिवन है, तो यहाँ पर हम इसको सबको mm के अंदर कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, x और y एक्सिस बना लेंगे। तो सबसे हमेशा ऐसे ही x और y एक्सिस निकालना, ये है आपकी x एंड ये है आपकी y, ठीक है। हो सकता है गिवन भी हो, लेकिन नहीं गिवन हो तो ऐसे ही निकालना, ओके। चलो अब जो है हमें शेप्स पहले कंसिडर कर लेने होंगे। अब इसके अंदर आपको कौन सा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, ठीक है। तो हम ये 2 रेक्टेंगल्स को कंसिडर करेंगे, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ये होगा फर्स्ट रेक्टेंगल एंड ये होगा सेकंड रेक्टेंगल। तो बस 2 रेक्टेंगल्स के साथ हमें डील करना है। मैं जो आपको बता रही हूँ ना, बस अभी के लिए फोकस लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि मतलब ये जो कंसेप्ट है ना एमआई का, ये आपको मतलब ये क्वेश्चन आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। यानी कि अगर आपने ये अच्छे से सिर्फ ये एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा भी हो सकता है ना कि सिर्फ टी सेक्शन ही आ जाए आपके पेपर के अंदर, तो आपको बस ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना। एंड कभी कभी आपको ये एक्स एक्सिस ऊपर भी आ सकती है, वाई एक्सिस नीचे भी आ सकती है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर सिंपल है, कैसा है, अब यहाँ पर आपको वही मैं बोलूंगी टेबल निकालना। टेबल कैसे निकालोगे, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर सीरियल जो सीरीज होगी, ठीक है, 1 या फिर 2, वो आप लिख लेना। एरिया निकालना पड़ेगा, ओके। अब अगर यहाँ पर हमें एक्स एक्स पासिंग निकालना है, यानी कि हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एंड y कोऑर्डिनेट से हमें जो है आई एक्स मिलेगा, समझ में आ रहा है, आई एक्स मिलेगा। एंड यहाँ पर होगा y माइनस वाई बार। अब ये क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है, हमें पहले एरिया और y और आई एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले वो जो है हम ये वाले रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे। तो इसका जो है यहाँ पर हमें सेंट्रॉइड मिल जाएगा, है ना, सेंट्रॉइड से ही डील करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका G1 एंड इसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो यहाँ पर आएगा G2, ठीक है ना। तो ये होगा G1 एंड ये होगा G2। अंदाजे से आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेना है सेंट्रॉइड का, ओके। यहाँ पर अगर G1 है तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना होगा, ये एक्स एक्सिस से कितना होगा, देखो यहाँ पर आएगा ये सेंटर, यानी कि इसका तो 20 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये 150 है, समझ में आ रहा है हमें कैसे कैलकुलेट करना है। देखो यस, हम पहले एरिया निकाल रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, अभी ये जो है y के लिए मैं बताने लगी। सबसे पहले हमें चलो पहले इजीली एरिया निकाल लेते हैं। तो ये अगर हमारा एरिया मतलब शेप है, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है आप देख सकते हो, ये है 100 इंटू ब्रेथ कितनी है 40। तो सिंपली इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आएगा 400, ठीक है।
ओके ये 100 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4000, ठीक है, इसका एरिया आ गया 4000, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली हमारा जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या आएगा 150 इंटू 40 है ना, 150 इंटू 40, तो कितना आने वाला है 150 इंटू 40 देख लीजिए, 150 इंटू 40 कितना आएगा, ये 6000 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया 6000। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, अब चाहो तो एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर एक्स एक्स पासिंग है तो यानी कि सिर्फ हमें आई एक्स के साथ डील करना है, तो सिर्फ वाई ही निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इस टर्म को निकालना है, ठीक है, तो सिर्फ एक्स भी निकालकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, एंड उसके मतलब मार्क्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ वाई एक्सिस का ही यहाँ पर मार्क्स होगा, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना। तो यहाँ पर आप देखो ये जो G1 है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो कितना आएगा, अगर ये कंप्लीट 100 है, ये कंप्लीट 100 है तो इसका हाफ ही होगा ना, तो कितना आएगा 100 का हाफ 50, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 50 इसका हाफ, ठीक है, समझ में आ गया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितनी है 40, इसका हाफ होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 20 लिखोगे क्या आप, यहाँ पर सिर्फ 20 लिखोगे क्या, नहीं, हमें ओरिजिन को ही हमेशा कंसिडर करना है, तो ये पूरा डिस्टेंस लेना होगा, इतना हमें पता है कितना 20, तो ये पूरा कितना है 100, यानी कि 100 प्लस 20, समझ में आ गया कैसे निकाला इसका, तो ये आ गया 120, ओके। अब यहाँ पर हमने देखा था कि रेक्टेंगल के लिए जो आई एक्स एक्स है वो कितना है, BD³/12 है, ओके, BD³/12, तो यहाँ पर आप मतलब ऊपर ही लिख सकते हो BD³/12, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, आपको ऐसे ही बी और डी को कंसीडर करना है, अदरवाइज क्या करते हैं स्टूडेंट्स बी और डी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी क्या लें एंड डी क्या लें, एंड उसी के अंदर उनका जो आंसर है ना आई एक्स का वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमेशा आप समझो बी यानी कि बेस, ऐसा समझो, यानी कि जो आपके यहाँ से आप देखना एकदम सामने से आपको जो नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, वो होगा आपका बी, ठीक है, एंड जो ऊपर नजर आ रहा है वो होगा आपका डी, समझ में आ गया। तो यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस से आपको देखना है कि यहाँ से जो पहला है वो होगा आपका बी एंड जो ऊपर है वो होगा आपका डी, समझ में आ गया। तो ये जो एरिया मतलब 1 की हम बात कर रहे हैं कि यानी कि ये, तो यहाँ से हम सबसे पहले तो नीचे से आएंगे तो हमें पहले क्या मिलने वाला है 40, तो बी आपका हो गया 40, डी निकालना है, डी का क्यूब करना है, डी क्या है आपका ये कितना 100, ठीक है, तो ये हो गया 100^3, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू मत निकालिए क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ओके। देन नीचे आ जाते हैं, अब इस वाले रेक्टेंगल का निकालना है, तो इस वाले के लिए ये बेस होगा, ये कितना है 150, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से हमें देखना है, तो यहाँ से ये कितना है 150, अब लिखा चाहे वो ऊपर है लेकिन हमें यहाँ से ये कंसिडर करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया आपका बेस यानी कि 150 एंड डी यानी कि ये हो जाएगा 40, समझ में आ गया कि वैल्यू कैसे लेनी है /12, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो कॉलम है, अभी आप बोलोगे कि वाई बार क्या है, ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, कैसे निकालना होगा हमें वाई बार। तो सबसे पहले तो वाई बार निकालने के लिए हमें चाहिए होता है समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए, समझ में आ रहा है, वाई बार निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए करना पड़ता है। अब चाहो तो यहाँ पर आप एक कॉलम किसके लिए ए इंटू वाई के लिए निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली आप कैलसी में भी कर सकते हो वो चीज़। तो समेशन ऑफ ए वाई यानी कि आपको क्या करना होगा, देखो 4000, ठीक है, ये है 4000 इंटू 50 यानी कि a इंटू वाई करना है, बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर a इंटू वाई इन दोनों को मतलब ऐड करना है, इनका समेशन करना है। तो 4000 प्लस 50 कितना मिला, ये कोई वैल्यू आ गई 2 लाख, ठीक है, प्लस करेंगे कितना 6000 इंटू 120, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई है 272000, तो ऊपर वैल्यू आ गई 272000, ठीक है। लेकिन यस वेट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू में कुछ तो मिस्टेक हो रही है, हमें समेशन ऑफ ए वाई निकालना है, यानी कि 40,000, ठीक है, इंटू 50, राइट, इंटू 50 करना है, 40 इंटू 100 इंटू 50, राइट, ये 40 इंटू 100 तो 4000 आ गया, इंटू 50 प्लस 150 इंटू 40 6000 आ गया, इंटू 120। डायरेक्टली पुट करके देखते हैं, इधर वैल्यू में कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, तो यहाँ पर आने वाला है ऊपर 4000, ठीक है, 4000 इंटू 50, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं एंड यहाँ पर ही कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, 4000 इंटू 50 प्लस यहाँ पर है 6000 इंटू 120, ठीक है, तो वैल्यू क्या आई, यस देखो ये वैल्यू आनी चाहिए थी, मैंने क्या किया बाद में मतलब उसको ऐड ऑन मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, तो चलिए यहाँ पर आएगा 9240, ठीक है, तो ये वैल्यू है। एंड देन समेशन ऑफ एरिया यानी कि 6000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 10000, ठीक है, तो यहाँ से 40 एंड ये 40 कैंसिल, तो हमारा वाई बार क्या आ गया 92 आ गया। अब इन दिस केस वाई माइनस वाई बार करना है, यानी कि यहाँ पर क्या है 50
माइनस वाई बार हमने बाद में निकाला है कितना 92, समझ में आ गया, ये हो गई वाई और वाई बार की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वाई कितना है 120 माइनस वाई बार कितना है -92, तो ये हो जाएगी आपकी ये वाले केस के लिए। ठीक है, एंड यस ये याद रखना अगर एक्स एक्स पासिंग है तो हमें वाई माइनस वाई बार करना है, एंड अगर वाई वाई पासिंग होता है तो हम क्या करते हैं एक्स बार माइनस एक्स करते। समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। यहाँ पर एक्स बार पहले है एंड यहाँ पर वाई बार माइनस जो है वो बाद में करना है आपको। यहाँ पर एक्स बार माइनस एक्स होगा वाई वाई के केस में, एक्स एक्स के केस में होगा वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो ये कंडीशन अच्छे से याद रखना। 50 माइनस 92 कितना होने वाला है, 50 माइनस 92 आपको मिलेगा -42। ठीक है, एंड यहाँ पर 120 माइनस 92 कितना मिलेगा 28। ठीक है, तो ये जो है ये 4 कॉलम्स आपको अच्छे से निकाल लेने हैं एमआई का अगर क्वेश्चन है तो। ठीक है, एरिया y एंड ये आई एक्स, अगर आई एक्स है ठीक है, एंड अगर आई वाई है तो उसका भी कॉलम आ जाएगा एक्स्ट्रा, एंड एक्स का भी कॉलम आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, y माइनस वाई बार, ये कॉलम जो है आपको बाद में क्यों निकालना होगा, क्योंकि पहले हम y बार निकालते हैं। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना है। लास्ट फॉर्मूला डायरेक्टली आपको आंसर देने वाला है, क्या है आई एक्स एक्स, जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या मिलेगा वो हमें, आई एक्स एक्स इज समेशन ऑफ आई एक्स क्या है ये वाली वैल्यू। ठीक है, आई एक्स प्लस ए क्या है आपका ये एरिया। ठीक है, एरिया, उसके बाद यहाँ पर आएगा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, ये जो y माइनस वाई बार निकाला है हमने इस केस में यहाँ पर निकाला है। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, अगर आपको मतलब सबको इंडिविजुअली करना है तो वो भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट प्रोसीजर है। ठीक है, ये थोड़े यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बड़े तो दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। ओके, तो ये है आई एक्स एक्स, डायरेक्टली आपको कैसे मिल जाएगा, समेशन ऑफ आई एक्स प्लस एरिया यानी कि 4000 एंड यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक का आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगी, एंड देन आपको क्या करना है, अब समेशन है यानी कि यहाँ पर जितने भी शेप्स होंगे ना उन सबका हमें ये वैल्यू को ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, तो कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आई एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू कितना आएगा, ये है 40 इंटू 100 का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें करना है प्लस, यानी कि ये प्लस आ गया। उसके बाद है एरिया कितना है इसका 4000। ठीक है, 4000। उसके बाद y माइनस वाई बार का स्क्वायर, यानी कि ये जो है y माइनस वाई बार का टर्म कितना आएगा -42 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो गया आपके फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो इसको मैं पूरा ब्रैकेट के साथ जो है इसको क्लोज कर देती हूँ। इसके बाद हमें करना है ऐड, क्योंकि हमें समेशन करना है अब इस शेप का, तो अगेन इस शेप का ये पूरा फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या आएगा आपका आई एक्स है यानी कि ये, तो कितना आएगा यहाँ पर आप देखो 150 ठीक है इंटू 40 का क्यूब। ठीक है, अरे यार ऊपर लिखना होगा, अरे फिर से लिखना होगा, पूरा कैल्सियम है वो करेक्ट हो गया। चलो यहाँ पर क्या आएगा, अगेन मैं लिखती हूँ 4000। ठीक है, 4000 प्लस एरिया कितना है, ओके 4000 नहीं है, आई एक्स लेना है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा 40, यहाँ पर आएगा 100 का क्यूब। ठीक है, एंड यस 100 का क्यूब। अब इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, 12 के साथ। ठीक है, प्लस देन एरिया कितना आएगा आपका, एरिया है 4000। ठीक है, उसके बाद y माइनस वाई बार यानी कि -42 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन आपके एक्सप्लेन हो गया। चलो यहाँ पर प्लस, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आई एक्स लेना है यानी कि 150, ये कितना है 150, यहाँ पर है 40। ठीक है, इसका है क्यूब। ठीक है, नीचे है क्या 12। ओके, देन यहाँ पर प्लस करना है, एरिया कितना है इसका 6000। ठीक है, y माइनस वाई बार यानी कि ये यानी कि 28 का जो है हमें स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए, ऐसी वैल्यू आपकी आएगी। इसको मैं यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा। देखो 10⁻⁶ में ही ज़्यादातर वैल्यू आती है, तो इतना आप समझ सकते हो। कितना आया आपका आई एक्स एक्स 15.893 इंटू 10⁻⁶, एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके लिए आपका यूनिट होगा mm⁻⁴, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन mm के अंदर है तो mm⁻⁴। तो यहाँ पर ये जो आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया कितना 15.893 इंटू 10⁻⁶। समझ में आ गया, बस ये टेबल आपको निकालने आ जाना चाहिए। एंड यस आई एक्स निकालना है, अगर आपको देखो इन दिस केस हमें सिर्फ आई एक्स एक्स से निकालना था, आई वाई वाई भी निकालना होता तो हम एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं एंड एक्स बार माइनस एक्स भी निकालते हैं। ओके, तो ये जो है आपको कंप्लीट प्रोसीजर करना है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दिखा देती हूँ जो कि मैंने पेपर पे सॉल्व करे हैं। देखो ये ए सेक्शन जो है वो मैंने सॉल्व किया है, एंड यहाँ पर आई सेक्शन थोड़ा सा उसका ऊपर की विड्थ कम है एंड यहाँ की विड्थ जो है वो ज्यादा है, तो ये भी मैंने सॉल्व किया है। ये भी मैं आपको जो है उसी जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाली हूँ उसके अंदर दे दूंगी। ठीक है, तो ये एमआई ऑफ सेक्शन है, देखो अगेन उसी प्रोसीजर से मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है एंड ऐसा वैल्यू आई है। ठीक है, एंड इसके अंदर भी देख लीजिए। ठीक है, तो आई एक्स एक्स जो है ये ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर आई वाई वाई भी आ गया तो दोनों भी आप कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वो जो 2 क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, अगर वो प्रैक्टिस कर लिए तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपको जैसे सेंट्रोइड के अंदर शेप्स हैं, वैसे शेप्स के अंदर एमआई निकालने आ गया तो और भी ईजी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है इतने ही हमें याद रहने हैं एंड बस उसी हिसाब से हमें एमआई निकालना होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ही क्वेश्चन लेती हूँ, बाकी वो जो 2 क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। अब लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारे फ्रिक्शन का पार्ट, ठीक है ना, फ्रिक्शन का पार्ट। तो फ्रिक्शन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि पहले तो ये है ब्लॉक फ्रिक्शन, ठीक है। ब्लॉक फ्रिक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, लैडर फ्रिक्शन करना है। लैडर फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद आपको करना है बेल्ट फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो बहुत इजी है तीनों भी फ्रिक्शन, बस आप फोकस करना। जो FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम, वो आपको निकालने आ गया तो बस आपको बहुत इजीली आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो है फ्रिक्शन के लिए भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो है फ्रिक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसी से यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जो फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर आपको निकालने बोला है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा μSN या फिर μSR आप कह लीजिए, ठीक है, या फिर μSN भी कह सकते हो, μSN, ओके। N क्या है आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। μS क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर आपको निकालना है तो आप μS इंटू N से डील करेंगे। देन अगर आपको F के निकालना है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर आप N लिख सकते हो या फिर R लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रिक्शन के मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। देन अगर अब आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम phi s से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, tan phi s इज इक्वल टू व्हाट, Fs अपॉन R। अब Fs क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, μSN ही उसका होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो Fs की भी वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए फॉर्मूला, आप Fs अपॉन R, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एंड यस Fs अपॉन R यहाँ पे से अगर आप देखो तो Fs अपॉन R क्या मिलेगा, Fs अपॉन R यानी कि μS, ठीक है ना। ये देखो Fs इज इक्वल टू μSR अगर है तो आपका Fs अपॉन R की वैल्यू क्या आएगी, Fs अपॉन R की वैल्यू आएगी μS, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो tan phi s इज इक्वल टू व्हाट, μS ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। देन एंगल ऑफ रिपोज भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज होता है सिर्फ tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू μS, ठीक है। यहाँ पर हम μS की जगह tan phi s भी लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan phi s, यानी कि सिंपली tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू phi s। ये पूरा हो जाता है क्या, एंगल ऑफ रिपोज के लिए, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन सबके डेफिनेशंस आप अच्छे से करके जाना, ओके। तो ये हो जाता है इसके रिलेटेड जो है ना फॉर्मूलाज। एंड यस FBD जो बनाना है सबके लिए सेम है, मतलब जो FBD बनाना होता है सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है, नीचे जो है क्या आपका सरफेस है। अब हमें ये तो पता है जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, समझ में आ गया। जो नॉर्मल है वो आपका हमेशा सरफेस के ऊपर एक्ट करता है। एंड ये जो है ये इस ब्लॉक का कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है ना, इसका कोई ना कोई वेट होगा, तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड्स आएगा। एंड यहाँ पर आपको वेट लिखना है जो कि होगा mg, ठीक है ना। एंड जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सरफेस के ऊपर एक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया, यानी कि इधर एक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर एक्ट हो रहा है तो इसको मैं लाइन ऑफ एक्शन से ऊपर लेके जा सकती हूँ, तो यहाँ पर हमारा हम दिखा सकते हैं क्या, नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। एंड यस अगर देखो जो भी फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज आपका यहाँ पर जो है आपका ब्लॉक यहाँ पर जा रहा है तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये तो हमें पता है ना कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाता है। तो ये जो है ये है फोर्स, ठीक है, यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट होगा अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। अगर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके जो अपोजिट है वहां पर एक्ट होता है। देन फ्रिक्शनल फोर्स को हम Fs के साथ डिनोट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, μSN होगी, ठीक है ना। तो आपको मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जो है समझ में आ जाएगा, ये नॉर्मल FBD है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। देन अगर हाँ इंक्लाइंड प्लेन अगर है तो उस हिसाब से चलो इंक्लाइंड वाले भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको ये जो है ब्लॉक फ्रिक्शन के लिए ये जो है यूज करना होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर जैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ हम इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो हम करते थे ना COE, मुझे COE से कोएफिशिएंट याद आ गया, COE यानी कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें हम क्या करते थे, समेशन ऑफ Fx को 0 करते थे और समेशन ऑफ Fy को 0 करते थे। तो यही चीज आपको करनी है, समेशन ऑफ Fx समेशन ऑफ Fy ही यहाँ पर 0 करना है एंड इसी से आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको FBD निकालना बहुत जरूरी है, यानी कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पर ये है आपका गिवन डायग्राम। तो पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन। चलिए अब इतना पढ़ लिया ना, इसका हम पहले देखो कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले तो ये जो ब्लॉक है ये है आपका ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, ये है ब्लॉक, ये है आपका सरफेस, ठीक है। एफबीडी के अंदर आपको ऐसे सरफेस दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन दिखा दो एंड आपको पता है कि वो सरफेस है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर वेट गिवन है, कितना गिवन है 300 न्यूटन, यानी कि यहाँ से जो वेट आने वाला है वो कितना है 300, ठीक है। एंड न्यूटन के अंदर है तो सिंपली इतना लिखा तो चलेगा। देन यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल फोर्स आने वाला है, तो या तो आप ऊपर दिखाओ या फिर आपको, अगर मैंने जैसे बताया कि सरफेस के ऊपर आपका जो नॉर्मल है वो एक्ट होता है, तो यहाँ पर जो है आप एन दिखा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर है जो फोर्स जो इसको पुल कर रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो है वो फोर्स है जो कि जिससे पुल हो रहा है हमारा ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर आएगा वो P, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पर एंगल गिवन है, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, हम ऐसे थोड़ी ना इसको ले सकते हैं। तो ये जो P है इसका जो यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है वो इसीलिए गिवन है, क्यों गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री, बिकॉज हम यहाँ पर क्या लेंगे P cos 30 लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे P sin 30, समझ में आ गया। तो इसको रिजॉल्व कर लिया हमने। एंड यस, अगर इस साइड अप्लाइड फोर्स है, इस साइड अप्लाइड फोर्स है, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इस साइड होगा, समझ में आ गया। हमेशा अप्लाइड फोर्स के जो अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा, Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है। यहाँ पर देख लो, इस केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमें हमेशा याद रखना रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि उधर फ्रिक्शन होगा, स्मूथ है तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड अ फोर्स P इज अप्लाइड टू जस्ट मूव द बॉडी हॉरिजॉन्टली, फाइंड P, म्यू एस हमें गिवन है कितना 0.4, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आ जाएगा 0.4 N, ठीक है। तो ये आपको कंसिडर करना है, समझ में आ गया। ये आपका बन गया FBD, कंप्लीट FBD। अब आपको निकालना होगा समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy। तो पहले समेशन ऑफ Fy निकाल लेते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ Fy यानी कि सारे y एक्सिस के आपको जो है टर्म, अब देखो इसको इक्वेट टू 0 करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर Fy इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो यही है मेन फोर्स जो कि नीचे जा रहा है, तो इसको हम लेंगे -300, ठीक है ना। डाउनवर्ड्स जा रहा है तो -300 लेंगे। उसके बाद आपको कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये वाला फोर्स नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं, ये x एक्सिस का फोर्स है, ये वाला फोर्स है जो y एक्सिस पर है। तो यहाँ पर ये अगेन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा P sin 30, ठीक है, P sin 30। एंड कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है नॉर्मल, अगेन ये ऊपर जा रहा है तो प्लस n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये n की जो वैल्यू है ना, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, सारी मतलब वैल्यूज को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस P sin 30 प्लस 300, या फिर इसको ऐसे लिख लो 300 माइनस P sin 30, ठीक है। तो ये हमें किसके लिए वैल्यू मिल गई, n के लिए वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी देखते हैं फर्स्ट ये इक्वेशन बोल लीजिए इसको। अब सेकंड हम कर लेते हैं अपनी Fx इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन, ठीक है। दो ही कंडीशन अप्लाई करनी होती है, Fx 0 एंड Fy 0, ठीक है। तो यहाँ पर Fx क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो ये वाला टर्म है, तो कितना आएगा P cos 30, ठीक है, P cos 30। उसके बाद कौन सा ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है, तो माइनस लेंगे कितना 0.4 N, ठीक है, 0.4 N हो जाएगा, बस इतना ही है, ज्यादा हमें इधर दिख रहा नहीं है। बाकी n अगर है तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा P cos 30 माइनस 0.4, n कितना है हमारा 300 माइनस P sin 30, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वालिटी हटा के वहां पर लगा देते हैं। एंड अब इस पूरे में देख सकते हैं हम क्या अननोन है, P अननोन है, एंड हमें P ही निकालना है, फाइंड P, ओके। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको P मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, P cos 30 माइनस 0.4 इंटू 300 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 120, प्लस 0.4 इंटू साइन 30 आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.2 P, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, ये दोनों भी जो P है ना यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। एंड cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी 0.866 प्लस 0.2, ठीक है। जितनी वैल्यूज आपको बाय हार्ट है आप उतनी लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर ये जो प्लस है वो 120, मतलब उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड 120, यानी कि सिंपली हमें P की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी 120 अपॉन 0.36 प्लस 0.2, ये 0.366 प्लस 0.2। तो आप कैल्सी के अंदर पुट करके देखिए आपकी P की वैल्यू आने वाली है 112.57 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गई आपकी P की वैल्यू। देख लीजिए कितने सिंपल क्वेश्चंस है, जस्ट हमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है, आपके फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। एक भी अगर आपने फोर्स यहाँ पर आप भूल गए तो आप आगे का मतलब आपकी सारी की सारी वैल्यूज गलत आएंगी, एंड अगेन FBD भी गलत हो जाएगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझ में आ गया। तो FBD के अलग मार्क्स होते हैं, Fx के अलग मार्क्स होते हैं, Fy के अलग मार्क्स होते हैं, एंड जो आपने फाइनल आंसर निकाला है ना उसके मार्क्स अलग होते हैं, समझ में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारे फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो ये इंक्लाइंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जस्ट अब देख लीजिए आप, मैं जो बताऊंगी आप वही FBD फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनल प्लेन दैट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर, इफ म्यू इज 0.2 डिटरमाइन एंगल अल्फा, यानी कि ये जो एंगल है ना अल्फा, ये हमें फाइंड आउट करना है फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है।
तो अब इसका जो आप फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे वो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ FBD। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखो ये निकालोगे क्या, आपका इंक्लाइंड, ये प्लेन, एंड ये है आपका M, ओके। देन ये है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा, ओके। अब यहाँ पर आपको जो ये है इसका वेट कैसा आएगा, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा, ठीक है, ऐसे मत निकाल देना, ठीक है। वेट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका M/G है ना। वेट क्या होता है, M/G होता है वेट, राइट, ठीक है। अब ये क्या है, ये है सरफेस, है ना, ये है सरफेस। तो ये हमेशा इस सरफेस के ऊपर हमारा जो नॉर्मल है वो एक्ट होता है, तो हमेशा ऐसे जो है इसका नॉर्मल एक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो mg है ना, इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जो इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन आएगा एंड यहाँ पर एक रिजोल्यूशन आएगा। कैसा आएगा, देखो ऐसे रिजोल्यूशन आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अल्फा है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आएगी आपकी वैल्यू mg cos अल्फा, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगी mg sin अल्फा वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। तो ये हो गया। ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इंक्लाइंड है अगर, तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी आपको वेट गिवन होगा उसके साथ आपको यही करना है। यहाँ पर हमेशा डायरेक्टली आप अल्फा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है ये नॉर्मल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अगर ऐसा इंक्लाइंड है तो हमेशा, अगर मतलब ऐसे इंक्लाइंड होता है तो हमेशा जो ब्लॉक है वो नीचे ही आएगा ना, तो वो फोर्स की वजह से खुद नीचे आएगा। इसका मतलब हम अप्लाइड फोर्स जो है वो इस साइड कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अपोजिट आएगा, यानी कि इस साइड आएगा। एंड जो म्यू एस गिवन है वो कितना है, 0.2 है इनटू नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया। बस इतना ही फोर्सेस आपको दिखाने हैं, आपका FBD कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया। तो इंक्लाइंड वाले क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। अब हमें क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो वही कंडीशंस लगाएंगे हम अपनी, कौन सी, समेशन ऑफ FI एंड समेशन ऑफ FX। तो समेशन ऑफ FI क्या आने वाला है, देखो ये इधर जा रहा है, मतलब यस ये x है, हमें y एक्सिस में देखना है। तो नीचे आएगा क्या, माइनस mg cos अल्फा, ठीक है, प्लस आपका जो है n आएगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा तो n आ गया, एंड अगेन इस सबको 0 से इक्वेट कर देना है। तो आपके n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, mg cos अल्फा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको n की। उसके बाद समेशन ऑफ fx निकालना होगा। तो समेशन ऑफ fx कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला है, इधर टर्म है, यानी कि माइनस mg sin अल्फा आ जाएगा, माइनस mg sin अल्फा, एंड देन ये वाला टर्म है। तो यहाँ पर आपको देखो, आप x और y एक्सिस किसको कंसिडर कर रहे हो इस वक्त, ये आप x कंसिडर कर रहे हो एंड ये y कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको x और इसको y कंसिडर मत करना, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर हमेशा ये x और ये y कंसिडर करना है, इसीलिए हमें सिर्फ यहाँ पर एक का ही रिजोल्यूशन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस देख रहे हो, तो ये माइनस mg sin अल्फा हो गया, ये होगा प्लस 0.2 n, ठीक है। बाकी और कोई फोर्स नहीं है, गेन इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर करते हैं माइनस mg sin अल्फा प्लस 0.2 n की वैल्यू हमें हमेशा y एक्स समेशन ऑफ fy के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें लिख देना है क्या, mg cos अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस mg sin अल्फा, ठीक है, माइनस mg sin अल्फा प्लस 0.2 mg cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये वाली टर्म को इधर ही रखते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस mg sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस 0.2 mg cos अल्फा, ओके। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो है हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा के लिए हमें tan चाहिए होगा, है ना। तो ये सिंपली ये जो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, इस sin अल्फा को इधर रखेंगे, इस cos अल्फा को इधर लेके आएंगे, तो sin अपॉन cos tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो sin अपॉन cos tan अल्फा हो जाएगा, ओके। देन अगर ये sin अपॉन cos tan अल्फा हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 0.2, एंड ये mg भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। समझ में आ गया। तो हमारा tan अल्फा अगर 0.2 आया है तो अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.2, ठीक है। अब tan इनवर्स ऑफ 0.2 की वैल्यू क्या होती है, शिफ्ट tan इनवर्स 0.2 की वैल्यू होती है 11.309 डिग्री। बस इतना ही आपको निकालना था, आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। तो बस FBD इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं फ्रिक्शन के अंदर बोलूंगी, सिर्फ FBD इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी सारी वैल्यूज बहुत इजीली आ जाती है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर जो है अप्लाइड फोर्स जो है अपवर्ड्स है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सो आई होप ये आप कर लोगे अच्छे से, लेकिन चलो मैं करके दिखा देती हूँ। लिमिटेड ही क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखो यहाँ पर ये FBD बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पर नीचे आएगा इसकी वेट, यानी कि 10 kg अगर गिवन है। अब देखो kg गिवन है तो आपको 10 इंटू 9.81 करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम जो है फोर्स मतलब न्यूटन के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू 9.81 हो गया। अब समेशन मतलब ये जो फोर्स निकाल लिया है ना, सबसे पहले इसका जो है हम ये इंक्लाइंड फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, रिजोल्व कर लेते हैं इस फोर्स को। तो यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 10 इंटू 9.81 इंटू कॉस 30, ठीक है ना, इंटू कॉस 30, एंड वही यहाँ पर 10 इंटू 9.81 साइन 30, ओके। तो ये वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें नॉर्मल लगाना है हमेशा, तो यहाँ पर होगा आपका n, ठीक है ना, यहाँ पर n हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर भी न्यूटन है, तो यहाँ पर भी ये नॉर्मल है एंड ये न्यूटन है, तो दोनों का जो है मतलब जम्बलिंग ना हो, इसके लिए यहाँ पर मैं n1 लिख देती हूँ। अब यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स है इस साइड, तो हमारा जो ये होगा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो इस साइड होगा, ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस हमें गिवन है, देख लो क्वेश्चन के अंदर म्यू एस गिवन है 0.25, तो
0.25 इंटू N1 आप कह लो, ठीक है ना। तो ये बस इतना हो गया आपका FBD, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ Fy को 0 कर देना है। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। समेशन ऑफ Fy यानी कि देखो अब इसको आपको x एक्सिस कंसिडर करना है, इसको आपको y एक्सिस कंसिडर करना है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये होता है x y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर आएगा N1, ठीक है, ये है ऊपर जा रहा है तो N1 माइनस, अब देखो ये है 10 इंटू 9.81 यानी कि 98.1 लिख सकते हैं हम, 98.1 cos 30, ठीक है। तो N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 की वैल्यू आएगी, देखो ये N1 को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 98.1 cos 30। ओके, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करिए, आपको मिल जाएगी 84.95 न्यूटन, ठीक है। तो इतनी तो वैल्यू आप कैलसी में डाल के देख ही सकते हो, राइट आ रहा है या नहीं। ये हो गया समेशन ऑफ F ऑफ y। अब समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फोर्स है, ये हमें जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आएगा P। उसके बाद आप देखो कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है, देखिए यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर भी अगेन क्या आएगा 98.1 sin 30, ठीक है ना, 98.1 sin 30। अगेन यहाँ पर ये वाला भी फोर्स है, तो माइनस 0.25, और N1 कितना है, देखो N1 हमने यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 84.95 है, ठीक है। एंड अगेन ये वैल्यूज को आप पुट करके देख लो, तो आपकी जो P की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू कितनी आने वाली है 70.3 न्यूटन। आगे तो बस कैलसी का ही काम है, समझ में आ गया। तो बस 2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, जस्ट FBD आपको अच्छे से निकालनी है, समेशन Fx समेशन Fy करना है, एंड आपका जो है पूरा सम सॉल्व हो जाएगा, एंड बहुत इजीली आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये जो ब्लॉक फ्रिक्शन है ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लैडर फ्रिक्शन। तो लैडर फ्रिक्शन के अंदर भी आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो बाकी सब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपको समेशन Fx निकालना है, समेशन Fy निकालना है, अगेन 0 से इक्वेट करना है, ठीक है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक और क्या स्टेप आ जाता है, समेशन ऑफ Ma इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमने मूवमेंट निकालना है ना, तो वो भी यहाँ पर अभी यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉक के अंदर समेशन Fx 0 किया था, समेशन Fy 0 किया था, यहाँ पर अगेन क्या एक एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारा मूवमेंट, ठीक है, समेशन ऑफ Ma क्या है, ये जो पॉइंट है इसी रिस्पेक्ट में होता है, कभी B से बोलेंगे लेकिन यस A से ही ज्यादातर यूजुअली पूछते हैं, तो समेशन Ma ही 0 करना है आपको, ओके, समझ में आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, 15 मीटर लैडर हैज अ यूनिफॉर्म वेट ऑफ 80 न्यूटन, यूनिफॉर्म वेट। अब देखो हमेशा मैं यहाँ पर आपको सिंपल FBD निकाल के दिखाती हूँ। तो ये जो है नीचे आपका सरफेस होगा, ठीक है, एंड ये जो है ये आपका सरफेस होगा। ये जो लाइंस है ये आपके लाइंस क्या डिनोट करती हैं, हैचिंग लाइंस सरफेस डिनोट करती हैं। ये है आपका क्या लैडर, समझ में आ गया, ये है आपका लैडर। अब यहाँ पर देखो इस केस में यहाँ पर थीटा गिवन है, ठीक है ना, तो मतलब इसमें तो यहाँ पर है थीटा, लेकिन कोई भी और क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर आपका थीटा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है कंडीशंस वो वेरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा गिवन है तो ठीक है, इसका क्या यूज है मैं ये आपको बताऊंगी, अभी बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें अब देखो, जैसे कि यहाँ पर लैडर की लेंथ गिवन है, तो यहाँ पर होती है लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। ये मैं आपको यूजुअली मतलब बेसिक बता रही हूँ कि FBD आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है L/2, ठीक है, ये है आपका A एंड ये है आपका B। यूजुअली ये जो सर्फेस है, अब देखो ये जो सर्फेस है ये रफ है, एंड ये भी रफ हो सकता है, कोई ना कोई केसेस में ये भी रफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, इट रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल एट B, यानी कि इस वॉल को स्मूथ बोला है। एंड मैंने आपको बताया कि जो भी वॉल या फिर जो भी सरफेस अगर स्मूथ होगा तो वहां पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन हमेशा रफ सरफेस पर एक्ट होता है। तो यहाँ पर ये वाला रफ सरफेस है एंड ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाना होगा। एंड यस, अगर ये मतलब ये कंडीशन मेंशन नहीं है एंड यहाँ पर भी हैचिंग लाइंस गिवन है, तो आपको क्या करना होगा, उसको रफ ही कंसिडर करना होगा। यहाँ पर हैचिंग लाइन है लेकिन स्मूथ लिखा हुआ है, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा सरफेस की तरफ होता है, तो इसका जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा एंड इसका आएगा NA नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा NB, ठीक है ना। हमेशा ये याद रखो कि सरफेस की तरफ आपका जो है वो नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। ये है A एंड ये है B। अब इसका जो है देखो, अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसका मतलब इधर को अप्लाइड फोर्स होगा, ऐसे समझना है हमें। तो हमेशा जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखो, इस वाले डायग्राम को ऐसे ही याद रखो, एंड वैल्यू क्या होती है, μSN होती है, ठीक है। एंड यस, इधर फ्रिक्शनल फोर्स हमने दिखा दिया क्योंकि ये रफ सरफेस है। यहाँ पर अगर ये रफ सरफेस होता तो यहाँ पर हम दिखाते, ठीक है, μSN, यहाँ पर NA है, यहाँ पर NB, अगर रफ सरफेस होता तो। लेकिन अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये वाला आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आपने ये दिखा दिया इसका मतलब आपने ये दिखाया कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमें नहीं दिखाना है, ये अगर आपने दिखा दिया तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं, अगर इसको स्मूथ सरफेस बोला है तो। अगर रफ सरफेस है तो आप यहाँ पर ऐसे ऊपर से दिखा सकते हो, ओके। देन एक चीज आपको जो हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, देखो ये जो यूनिफॉर्म वेट बोला है, यूनिफॉर्म वेट का मतलब क्या होता है, अगर ये लैडर है तो इसके एकदम सेंटर के ऊपर कोई वेट प्रेजेंट है, ठीक है।
ठीक है, एकदम सेंटर के ऊपर वो वेट प्रेजेंट है एंड वो वेट जो है वो वेट आपको ऐसे दिखाना है नीचे डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर कितना है, अगर इस केस में हम देखें तो 80 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे एंड ये चीज याद रखना यूनिफॉर्म वेट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा L/2 एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा L/2, ठीक है। अब देखो अगर ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है तो इट इज वेल एंड गुड, अगर ये वाली डिस्टेंस गिवन है तो, ठीक है। एंड अगर नहीं गिवन है तो देखो ये वाली डिस्टेंस भी हमें निकालना है एंड ये वाली डिस्टेंस भी हमें निकालना है। क्यों निकालना है ये डिस्टेंसेस, क्योंकि हमें समेशन ऑफ MA 0 बताना है ना। ये वाली कंडीशन के लिए हमें हर फोर्स के लिए जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये वाली देखो अब यहाँ पर थीटा है, अब जैसे मैंने आपको बताया था थीटा क्यों रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो L है, ये देखो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर आएगा L cos थीटा, ठीक है ना। ये जो पूरी लेंथ आएगी वो आएगी L cos थीटा एंड यहाँ की लेंथ आएगी L sin थीटा, ठीक है ना। बस यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ पर आप L cos थीटा दिखाते हैं एंड यहाँ पर L sin थीटा दिखाते हैं। समझ में आ गया क्या है डिफरेंस, तो बस ऐसे ही दिखाना है। एंड यस ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, देखो तो यहाँ से देखो कितना है डिस्टेंस L/2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसका, यहाँ पर है L/2 एंड यस यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर के लिए आप लोगे sin थीटा, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई आपकी L/2 sin थीटा, ठीक है। आगे के केस में हम यहाँ पर थीटा कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से हम लेंथ को जो है वो मेजर कर रहे हैं। समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हमें क्या गिवन है, 15 मीटर लैडर, यानी कि ये पूरे लेंथ की लैडर है, ठीक है। लेंथ ऑफ लैडर है 15 मीटर, हैज अ यूनिफॉर्म वेट ऑफ 80 न्यूटन, यानी कि आप देखो यूनिफॉर्म वेट यानी कि एकदम सेंटर पे आपको दिखाना है एंड वो आपका ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा कितना 80 न्यूटन, ठीक है ना। एंड ये जो पूरी ये डिस्टेंस कितनी होगी 15/2 कर लीजिए, 15/2 की वैल्यू कितनी आती है 7.5, तो ये 7.5 और ये 7.5, समझ में आ गया। ओके अब यहाँ पर हम फोर्सेस दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर आएगा आपका नॉर्मल A, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका नॉर्मल B। अब यहाँ पर स्मूथ सरफेस वर्टिकल, ये वाले B वाले सरफेस को स्मूथ बोला है, तो यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे क्या, नहीं, सिर्फ यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे जो कि इस तरफ एक्ट होगा सॉरी। एंड यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पर μs गिवन है, कितना μs एट A इज 0.4, यानी कि 0.4 इंटू NA होगा। समझ में आ गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला μs n एंड यहाँ पर μs है 0.4 एंड नॉर्मल जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है NA, तो ये हो गया आपका यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर आपको शो नहीं करना है, ठीक है। अब जो है इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ये वाले लेंथ फाइंड आउट करना होगा, किसके लिए, ये वाले फोर्स के दिखाने के लिए हमें ये वाली लेंथ चाहिए होगी। तो ये पूरा कितना है 15 है, ठीक है। यहाँ पर थीटा है तो हम क्या करेंगे 15 cos थीटा, यहाँ पर ये वाला जो है ये पूरा कितना है 15 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके अब ये जो है ये है 80, ठीक है ना, तो ये वाली लेंथ भी हमें चाहिए होगी, तो ये लेंथ यहाँ पर लिखती हूँ मैं कितनी होगी। अब देखो ये पूरा कितना है 7.5, ठीक है, तो 7.5 एंड थीटा यहाँ पर है तो ये इसको हम sin थीटा कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया, बस आपका एफबीडी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया कैसे किया, तो बस इतने ही स्टेप्स है। सबसे पहले आपको पूरी लेंथ कंसीडर करनी है एंड यूनिफॉर्म जो वेट गिवन होगा उसको आपको नीचे दिखाना है एंड उसको हाफ हाफ में कंसीडर करने लेना है आपको लेंथ को, ठीक है। देन आपको नॉर्मल फोर्सेस दिखाने हैं दोनों भी साइड में, जहां पर जिस वॉल के ऊपर या फिर जिस सरफेस के ऊपर आपका रफ सरफेस है वहां पर आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना है, जो स्मूथ सरफेस है वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाना है, अगर दिखा दिया तो मार्क्स कट हो जाएंगे उसके। ओके देन आपको ये वाली अगर लेंथ गिवन नहीं है तो आपको इसको ऐसे कंसीडर करना है कि जहां पर एंगल है उस हिसाब से आपको 15, अब यहाँ पर एंगल है तो 15 cos थीटा लिया, यहाँ पर एंगल होता हम तो यहाँ पर 15 sin थीटा लेते हैं, यहाँ पर 15 cos थीटा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन ये वाली भी डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस जो है आपको ये थर्ड स्टेप के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एफबीडी हमने बना लिया है। अब हम यही कंडीशंस लगाएंगे। चलो समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, देखो अभी मैंने इसी के अंदर एफबीडी निकाल लिया। आप अपने जो आंसर शीट है उसमें अच्छे से एफबीडी निकालना, चाहे तो आप पूरा पेज एफबीडी निकालो लेकिन क्लियरली निकालो। ओके तो समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर हमारे देखो, अब देखो सारे हमें एक्स एक्सिस के जो है वो सारे टर्म्स लेने होंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला फोर्स दिख रहा है हमें, तो ये इस तरफ जा रहा है यानी राइट साइड को जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि 0.4 NA होगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला फोर्स है, ठीक है, तो ये होगा -NB। समझ में आ गया, -NB होगा। ओके ठीक है ना, तो 0.4 NA -NB। और कोई फोर्स नजर आ रहा है जो कि एक्स एक्सिस पर एक्ट हो रहा है, नहीं ना, तो बस इतना ही आपको कर लेना है। ओके बाकी सारे फोर्सेस वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ से हम NB निकाल सकते हैं। NB कितना आएगा आपका 0.4 NA आएगा। ओके तो ये आ गया आपका NB। अब क्या करना है आपको, समेशन ऑफ FY निकालना है। समेशन ऑफ FY को 0 कंसिडर करना है। अगेन समेशन ऑफ FY, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो यही वाला फोर्स लेना है जो नीचे एक्ट हो रहा है, तो -80 हो गया। ओके उसके बाद यस -80 हो गया एंड उसके बाद ये वाला है फोर्स, ठीक है, +NA, ठीक है, तो यहाँ पर +NA। और कोई फोर्स है जो वाई एक्सिस पर एक्ट हो रहा है, नहीं, तो -80 + NA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से NA की वैल्यू कितनी आएगी, NA की वैल्यू आएगी 80 न्यूटन, ठीक है। अब ये वाली जो NA की वैल्यू आई है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमें जो है NB की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हमें NB की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, यहाँ पर अभी यहाँ पर ही पुट कर देती हूँ मैं, 0.4 × 80, तो
कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर वैल्यू, 0.4 इंटू 80 करेंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ पर 32 वैल्यू हमें मिल जाएगी न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो न्यूटन एन ए और एन बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये क्या है एन बी है, ओके। तो ये बॉक्स कर लीजिए सारे फोर्सेस, क्योंकि हमें इसके अंदर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें सारे के सारे जो फोर्सेस हमारे ए के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पर गिवन नहीं है कि ए है, लेकिन हम ए के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो है कैलकुलेट करेंगे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एंड इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे हमने मूवमेंट निकाला था। सबसे पहले तो ये वाला फोर्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है -80, ठीक है, नीचे जा रहा है तो -80 है एंड यस नीचे नहीं, इस हिसाब से नहीं लेना है हमें, किस हिसाब से लेना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, है ना, इस तरफ आना है इसको, तो ये ऐसे जाएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो -80 हो गया इनटू इट्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस हमने क्या निकाली थी, ये निकाली थी कितनी, 7.5 sin थीटा, ठीक है, 7.5 sin थीटा। उसके बाद क्या है, आप कौन सा फोर्स देख सकते हो, कौन सा फोर्स एक्ट होगा। अब देखो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये तो ए के ऊपर ही एक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब एंड इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो इनको हमें निग्लेक्ट करना है। जो कि फोर्सेस बाहर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनकी एग्जिस्ट हो रही है, बस उन्हीं को हमें कंसीडर करना होगा। बाकी ये देखो ये वाला फोर्स है, ठीक है। अब ये वाला फोर्स कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, एक ही तरफ आने के लिए ऐसे जाएगा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आएगा प्लस एन बी एंड इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये कितनी है 15 cos 30, ठीक है, सॉरी 15 cos थीटा, ठीक है। बस इतना ही है और कोई फोर्स जो है वो नहीं एक्ट हो रहा है। यस ये दोनों फोर्स हमें दिख रहे हैं लेकिन वो ए के ऊपर ही एक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें वो कंसिडर नहीं करने हैं, ठीक है ना। अब सिंपली हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, देखो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 87.5 sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एन बी 15 cos थीटा, ठीक है, 15 cos थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, हमें हमेशा अब यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला थीटा यानी कि हमेशा tan के अंदर लाने की कोशिश करना। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये वाली टर्म इधर लेकर आएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, tan थीटा। एंड देन यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखो एन बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो एन बी की वैल्यू है 32, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 32 इंटू ये 15 एज इट इज है एंड ये जो है यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 80 इंटू 7.5। तो हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू आप देख सकते हो, तो ये वाली वैल्यू आप पुट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आई है 0.8, ठीक है। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 0.8, तो कितनी मिलेगी आपको वैल्यू, कैल्सियम अंदर पुट करके देख लीजिए, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 38.65 डिग्री, ठीक है, 38.65 डिग्री। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर एंड थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। बस मैंने क्या बताया आपको, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। समेशन एफ एक्स 0 बताना है, एफ वाई 0 बताना है एंड एम ए 0 बता के यहाँ पर जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू। समझ में आ गया। तो देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, डिटरमाइन द डिस्टेंस एस टू विच द 90 kg पेंटर कैन क्लाइंब विदाउट कॉजिंग द 4 मीटर लैडर टू स्लिप एट इट्स लोअर एंड ए, यानी कि हमें मतलब एक वेट जो नॉर्मल वेट है वो तो गिवन ही है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है कि एक 90 kg का पेंटर है उसको क्लाइंब करना है, लेकिन वो लैडर स्लिप नहीं होनी चाहिए, ए पॉइंट से लैडर नीचे स्लिप नहीं होनी चाहिए, वो डिस्टेंस हमें उनको बताना है, ठीक है। ये जो एस है या फिर इसको एक्स आप समझ सकते हो, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी डिस्टेंस तक वो पेंटर अगर क्लाइंब करेगा तो हमारी जो लैडर है वो स्लिप नहीं होगी, ठीक है। तो इस ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको इंपॉर्टेंट कंसिडर करने होंगे, ओके। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर आते हैं। देखो इसमें भी आपका एफबीडी निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफबीडी आपने करेक्ट निकाल लिया तो आपका जो आगे का आंसर्स है वो सारे करेक्ट आएंगे। कैसे देखो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कैसे आप निकालोगे आपका एफबीडी। तो यही चीज आपको यहाँ पर रखनी है। देखो ये है आपका क्या सरफेस, ये कैसा सरफेस है, यहाँ पर देखो ये आपका है रफ सरफेस, ओके। देन यहाँ पर है आपका ये वाला सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये मतलब ऐसे आप एक ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई वॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये अगर सरफेस है, ये है आपका क्या लैडर, ठीक है, ये है आपका लैडर, ओके। ये लैडर है, यहाँ पर आपको ये गिवन है। देखो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंगल गिवन होगा, तो देखो अब इसके अंदर आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। एंड देन ये वाली डिस्टेंस, अब देखो ये वाली डिस्टेंस इस केस में गिवन है, अगर नहीं गिवन होती तो भी हम इसको निकाल लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिवन है तो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हमें बोला है कि ये पूरी लैडर कितनी है, 4 मीटर लेंथ की है, ठीक है ना, 4 मीटर लेंथ की है। तो अब हमें क्या बोला है कि हमारा जो पेंटर है वो कितना है, 90 kg का पेंटर है, ठीक है ना। तो उसका वेट गिवन है। तो अब यहाँ पर से यहाँ तक हमारी जो है वो एस की डिस्टेंस गिवन है, तो हम यहाँ तक की इसको कंसीडर करेंगे एंड उसका वेट इधर बना देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 90 kg है यानी कि 90 इंटू 9.81 करेंगे हम, ठीक है, mg, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए होती है। समझ में आ गया। ये एंगल यहाँ पर बना लो 60 डिग्री। अब ये जो है ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, द टॉप ऑफ द 15 kg लैडर हैज अ स्मॉल रोलर, यानी कि आप देखो टॉप ऑफ द 15 kg लैडर बोला है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एकदम सेंटर में, अब उसके मतलब ये जो 15 kg है ना इसको एकदम सेंटर में कंसिडर करना है एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 इंटू 9.81 इसकी वैल्यू आएगी, ओके।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नीचे जो है 15 इंटू 9.81 कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो ये वाली हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, और ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है 1.5, ठीक है ना, ये 1.5 गिवन है, इसको हम 1.5 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखो ये जो है ये वाली डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ये देखो यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर जो है आप क्या निकालोगे 4 sin थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना है 60, तो डायरेक्टली आप लिख लोगे। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर होता तो हम क्या लिखते हैं 4 cos 60 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अभी के लिए क्या कंसिडर करना है 1.5 कंसिडर करना है, क्योंकि गिवन है। अब यहाँ से देखो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी हमें निकालना होगा, और देखो ये वाला भी डिस्टेंस निकालना होगा, है ना, क्योंकि ये हमें ये वाले फोर्स के लिए निकालना होगा, एंड ये वाला डिस्टेंस हमें ये वाले फोर्स के लिए निकालना होगा। ओके, तो हम देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो 90 जो पेंटर का डिस्टेंस है, वो यहाँ से हमें ये वाली लेंथ कंसीडर करनी होगी, तो वो कितनी है s, और यहाँ पर जो एंगल है वो 60, एंड यहाँ पर ये वाले पूरे केस में यहाँ पर हमें cos लेना होगा, तो cos 60 आएगा। एंड ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये जो 15 है ना, इसके लिए वेट के लिए, अब देखो 4 का हाफ हमें लेना होगा यहाँ पर, तो ये होगा 2 एंड ये होगा 2, तो ये जो इसके लिए आ जाएगा कितना 2 cos 60, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए हमने ये ले लिया, एंड देन ये आ गया आपका, एंड देन यहाँ पर जो हमारा मेन है, जो नॉर्मल हमें फोर्स दिखाना था, वो यहाँ पर दिखाना है, इसके लिए NA यहाँ पर दिखाना है, एंड यस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा, तो म्यू एस गिवन होता है, तो ये आ जाएगा आपका 0.25 NA, ठीक है। बस आपका FBD जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपको वही चीज करनी है, समेशन ऑफ FX करना है 0, एंड समेशन FY करना है 0, समेशन ऑफ MA करना है, जिसके अंदर आपको S की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर जो है मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो समेशन ऑफ FX में क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये जा रहा है -NB, ठीक है ना, प्लस ये वाला फोर्स दिखाना है 0.25 NA, तो यहाँ से हमें NB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, NB की वैल्यू मिल जाएगी 0.25 NA। ओके, तो 0.25 NA यानी कि FX के में हमें NB की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली हम FY करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 है ना, तो माइनस, अब यहाँ पर अब ये जो ले रहे हैं इनटू, तो यहाँ पर इज इक्वल टू -15 इंटू 9.81, ठीक है ना। एंड देन कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये वाला जो पेंटर का फोर्स है वो, तो यहाँ पर आ जाएगा -99.81, ठीक है। एंड कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है +NA, ठीक है ना। तो बस इतना, एंड देन NA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.25 इंटू 10, ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1030.05, ठीक है। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ये आप खुद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कैलकुलेशन में, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रही हूँ। ये जो है ये सबसे ज्यादा मेन है, ये आ गया तो आप आगे के कर ही सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 257.512 न्यूटन, ठीक है ना। आप कैलसी में करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू आई तो बहुत अच्छा होगा। एंड देन ये जो NA की वैल्यू है आपको ये यहाँ पुट करनी है, एंड NB की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सॉरी ये जो है ये NB की वैल्यू आई, देखो अब मैं कॉपी कर रही हूँ इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो है देखो NB की वैल्यू ये आने वाली है, ठीक है। ये जो वैल्यू है देखो, सपोज मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये है NA की वैल्यू क्या आएगी आपको, ये जो वैल्यू आप पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर NA की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 1030.05 न्यूटन, ठीक है। तो ये आएगी आपकी NA की वैल्यू, एंड यहाँ पर NB की वैल्यू है 0.25, एंड ये यहाँ पर पुट करोगे तो आपको NB की वैल्यू मिल जाएगी। ये है आपकी NB की वैल्यू, ये है आपके NA की वैल्यू, ठीक है ना। देखो मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ यहाँ पर वैल्यूज, इसलिए यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गई। मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। आपको सबसे पहले NB जो है वो आपको NA के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, देन जब समेशन ऑफ FY की कंडीशन आप लगाओगे तो आपको NA मिलेगा, एंड ये आपको इसके अंदर पुट करना होगा तो NB मिल जाएगा। ओके, चलो अब समेशन ऑफ MA इक्वल टू 0 करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करना होगा। तो पहले तो देखो यहाँ पर जितने फोर्स हैं, एक के तरफ जितने फोर्स हैं, यानी कि ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स, ये कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो कौन से, ये वाले फोर्स कंसीडर होंगे एंड ये वाला फोर्स कंसीडर होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका NB आएगा। अब ये NB का डिस्टेंस कितना है, देखो 4 sin थीटा, ठीक है। NB का डिस्टेंस है 4 sin थीटा। अब थीटा कितना है आपका 60, एंड NB की वैल्यू कितनी है 257.512, ठीक है, समझ में आ गया। अब देन ये वाला देखो, अब ये इधर से ऐसे आएंगे, ठीक है ना। अब ये तो ऐसे जाएगा, इसीलिए ये हम कैसे ले रहे हैं, ये वाला ऐसे जाएगा, इसीलिए हमने इसको यस एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंड देन यहाँ पर जो आप लोगे ये क्लॉकवाइज लेना है। तो ठीक है, चलिए वैसी वैल्यूज को पुट करेंगे। ये जो है ये ऐसे जाएगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कैसे लेना होगा, इसको माइनस लेना होगा, एंड देन आपको 15 इंटू 9.81 करना होगा इसको, एंड देन 15 इंटू 9.81 है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 cos 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 cos 60 लेना होगा, देन माइनस ये 90 इंटू 9.81 ये वाला जो फोर्स है, एंड देन इसका जो डिस्टेंस है कितना है s cos 60, ठीक है। तो s cos 60 यहाँ पर आपको लेना होगा, एंड मैं आपको फाइनल बता देती हूँ एस की वैल्यू क्या आएगी। ये सब वैल्यूज आप देखो, नॉर्मली आप जो कैलकुलेशंस करते हो वैसे ही करना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 744.871 अपॉन 441.45, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जो एस की वैल्यू आएगी वो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.687 मीटर, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालनी होगी आपको एस की वैल्यू, यानी कि इतने मीटर तक अगर पेंटर हमारे लैडर के ऊपर क्लाइंब करेगा ना तो वो स्लिप नहीं होगा, अगर इसके बियॉन्ड जाएगा तो हमारा लैडर स्लिप हो जाएगा। ओके, तो ये है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं हमें
लैडर के, ठीक है। तो बस आपको FBD निकालना है, अदरवाइज आपका जो है सब कुछ इजीली आ जाएगा। FX FY एंड समेशन MA निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है लास्ट टॉपिक हम इसके ऊपर आ जाते हैं, बेल्ट फ्रिक्शन, ठीक है। बेल्ट फ्रिक्शन के अंदर बस ये जो फॉर्मूला लाना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? T2/T1 इज इक्वल टू E⁻μs बीटा, ठीक है। यहाँ पर जो T2 है वो है टाइट साइड, T1 है स्लैग साइड, ठीक है। एंड म्यू एस क्या है? अगेन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो ये बीटा है यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीटा यानी कि लैप एंगल्स, एंड ये होगा रेडियंस के अंदर। यानी कि अब ये जो है आपको डायग्राम देख के कंसिडर करना होगा। अब ये देखो, ये जो है ये वो फोर्स है, P फोर्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द रेंज ऑफ P फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ऑफ वेट W एज शोन इन फिगर। म्यू एस ऑफ रोप इज 0.2, ठीक है। म्यू एस गिवन है। अब देखो यहाँ पर अगर आप कंसिडर करो तो इसका लैप एंगल क्या नजर आ रहा है, ठीक है। इसका लैप एंगल आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको कंसिडर करना है आपको। ये जो ब्लॉक है एंड जो यहाँ पर ये जो P है ना, ये फोर्स का, इनके बीच का हमें एंगल जो है वो होता है लैप एंगल। एंड इसको आपको देखो डायग्राम देखकर ही आप कंसिडर करोगे। कभी ना कभी 360 डिग्री भी हो सकता है, 270 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा जो है इसको देखकर कंसिडर करना होगा। तो इस डायग्राम में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपका बीटा आएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये जो है ब्लॉक ऑफ वेट है जो कि W गिवन है, एंड ये है P, ठीक है। अब हमें रेंज ऑफ P निकालना है, यानी कि P मिनिमम एंड P मैक्सिमम, ठीक है। ये रेंज हमें निकालनी होगी, समझ में आ गया। P मिनिमम और P मैक्सिमम के बीच की जो हमें रेंज है वो निकालनी होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम P मिनिमम निकालेंगे। अब फॉर P मिनिमम हमें क्या करना होगा? फॉर P मिनिमम हमें जो ये P है ना, इसको कंसिडर करना होगा लेस देन W, यानी कि ये जो P है ये लेस देन ये W है, ये कंसिडर करना होगा। एंड हमारा जो फॉर्मूला है क्या है? T2/T1 इज इक्वल टू E⁻μs बीटा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे? T2 के जगह हम कंसिडर करेंगे हमारा W, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसिडर हमेशा बड़ी वैल्यू करनी होगी। एंड नीचे हमेशा अगर हम P मिनिमम निकाल रहे हैं तो, ठीक है ना, तो ऊपर हम कंसिडर करेंगे क्या? W, और नीचे होगा हमारा P मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। T1 यानी कि P मिनिमम, एंड यहाँ पर हमारा E म्यू एस क्या वैल्यू गिवन है? 0.2, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 90। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लैप एंगल आपको हमेशा रेडियंस में लेना है, तो यहाँ पर आएगा आपका π/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए आपके कैलसी के अंदर। हमें निकालना है P मिनिमम, एंड यहाँ पर ये कितना गिवन है? डायरेक्टली W है, यानी कि W के केस में हमें, या फिर W जो है हमारे वैल्यू में आएगा, फाइनल वैल्यू में। तो P मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? P मिनिमम की वैल्यू आएगी W अपॉन 1.37। 1.37 किसकी वैल्यू है? ये आप डायरेक्टली कैलसी में पुट करिए, आपको 1.37 मिल जाएगा, ठीक है। एंड 1 अपॉन 1.37 आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 0.730 या फिर 73 W, ये W के केस में आएगा हमारी P मिनिमम की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर W यानी कि वेट अगर गिवन होता, सपोज 10 kg गिवन होता, तो यहाँ पर इंटू आप 10 इंटू 9.81 यानी kg के केस में यहाँ पर आप ऐसे लेते, ठीक है ना। तो बस ऐसे आपको करना है, एंड ये आपका P मिनिमम आ गया। फॉर P मैक्सिमम हमें क्या करना पड़ेगा? इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि P मैक्स में हमेशा P मैक्स आपका न्यूमरेटर के अंदर आएगा। सेम फॉर्मूला नीचे आपका क्या आएगा? W, ठीक है। E⁻μs बीटा, सेम बाकी फॉर्मूला। अब देखो एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, इसको कैसे याद रखोगे? जब भी आप मिनिमम निकाल रहे हो ना, तो हम मिनिमम को हमेशा डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है। मिनिमम को हमेशा उसको छोटा समझो एंड नीचे रख दो डिनोमिनेटर में। P मैक्सिमम निकाल रहे हो तो हमेशा उसको मैक्सिमम है यानी कि बड़ा समझो एंड उसको न्यूमरेटर में रखो, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा इजी समझेगा। बाकी इसकी जो थ्योरी है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो P मिनिमम एंड P मैक्सिमम ऐसे सेम वही चीज करनी है। एंड यहाँ पर अब हमें P मैक्स निकालना है, तो P मैक्स क्या आएगा? W इंटू E⁻μs कितना है? वही 0.2 एंड बीटा यानी कि π/2, यानी कि W इंटू ये क्या वैल्यू आई थी हमारी? 1.37, तो यानी कि 1.37 W, ये आ गया आपका P मैक्स। तो बस हमें रेंज निकालनी थी, तो रेंज क्या निकालनी है हमने? P मैक्स और P मिनिमम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.73 W, ये है P मिनिमम। यहाँ पर आएगा आपका P एंड P मैक्सिमम आएगा 1.37 W, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रेंज, है ना। बहुत सिंपल, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा आपको ये वाला क्वेश्चन करने में, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेल्ट फ्रिक्शन के, एंड ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। यही वाला फॉर्मूला है। देखिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, एंड आपको पता है कि ये बेल्ट फ्रिक्शन का है, तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला लिख दो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। T2/T1 इक्वल टू E⁻μs बीटा, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, ओके। तो ये होगा आपका बेल्ट फ्रिक्शन का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा जो है आपको 1 शॉट में देने की कोशिश करी है। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करो। एंड यस, बेल्ट फ्रिक्शन के मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाऊं तो मेरे पास वर्कबुक के अंदर सॉल्व्ड है। देखो ये वाले क्वेश्चंस, देखो मैंने ये वाला ही क्वेश्चन आपके लिया है, अभी ये वाला क्वेश्चन लिया है। देखो ये वाले में कैसे गिवन है, देखो यहाँ पर आप बीटा कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पर ऐसा है ना, ऐसा है, यानी कि कितना है? पूरा 180 डिग्री है ना, पूरा 180। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन डिग्री यानी कि पाई लेना। क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकते हो, आपको आए तो बहुत अच्छा है। और भी देखो मेरे पास क्वेश्चन है, कैसे आप करोगे?
ये देखो ऐसा भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर 50 न्यूटन लोड है एंड यहाँ पर 100 एंड यहाँ पर आपने देखने से समझ में आ रहा है कितना एंगल है, बीटा कितना है आपका, पाई है ना। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बीटा, देखो अब यहाँ पर देखो कितने टर्न्स है ना, तो ये टर्न्स के हिसाब से अब देखो यहाँ पर कितना है, एक टर्न है पूरा, उसके बाद ये वाला टर्न है ना, तो 2.5 पाई रेडियन ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको बीटा ये देखकर ही फिर आपको करना होगा, ठीक है ना। तो डायग्राम देखकर आप बीटा फाइंड आउट करोगे। ये देखो मैं ये क्वेश्चंस डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जो है प्रैक्टिस कर लेना। बस मुझे यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट ही अच्छे से बताने थे एंड ये सब आपके पास पूरा दिन है, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड यस आपको अगर PYQ चाहिए होगा तो वो जैसे मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया है लास्ट वीडियो के अंदर मेरे पास अवेलेबल है 22-23 के इनसेम पेपर का, तो वो आप मुझे बता देना, तो हम वो भी सॉल्व कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। वैसे ही ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, 1 शॉट है, ठीक है। मतलब आप ऐसा मत समझो कि बस ये वीडियो देख के हो जाएगा, आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए अगर आपने अच्छे से फोकस देके सुना होगा मुझे, ठीक है। बस आपको अब क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस लगानी है अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। एंड आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करना, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। मतलब मैकेनिक्स का यूनिट 1 भी आपको 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने अवेलेबल कर दिया है, ये भी मैं आपको 3 लेक्चर्स में ही देती, एक में सेंट्रॉइड, एक में फ्रिक्शन और एक में बेल्ट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते, लेकिन ये टाइम की बहुत ज्यादा कमी है तो मैंने सिर्फ 1 शॉट के अंदर इसको कवर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बस यही बोलूंगी मैं कि प्रैक्टिस करना है, हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सेंट्रॉइड के ऊपर आपका एरिया वाला जो है वो हमेशा 100% आएगा ही आएगा। देन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो मतलब जैसे मैंने टी बताया, आई बताया, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है ऐसे आएंगे, तो बस उतने ही प्रैक्टिस करके जाना। फ्रिक्शन के अंदर आपको ये देखो बेल्ट फ्रिक्शन का तो 100% क्वेश्चन होता है, तो ये तो आपको मतलब ऐसे समझ लो कि फ्री के मार्क्स है, क्योंकि बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जस्ट आपको बीटा की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये करना है। एंड देन ब्लॉक का भी मैंने आपको बता दिया, यस लैडर का भी 100% क्वेश्चन होता है, लैडर का भी मैंने आपको FBD बता दिया कैसे बनाना है। एंड FBD अगर आपको आता है तो समेशन FX समेशन FY आ जाएगा एंड आप मूवमेंट भी निकाल पाओगे, ठीक है। बहुत ईजी ट्रिक्स दी है मैंने आपको, बेल्ट फ्रिक्शन के अंदर भी जो ट्रिक्स दी है ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। एंड लैडर जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो आपको कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बहुत ईजिली बता दिया, एंगल के ऊपर डिपेंड होता है वो, ठीक है ना। तो बस वो कर लेना, ब्लॉक कर लेना, ठीक है। बस इतने ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यूनिट 2 के ऊपर एंड बहुत ईजिली आपका यूनिट 2 जो है, मुझे तो यूनिट 1 से ज्यादा यूनिट 2 ईजी लगता है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यूनिट 2 भी बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके। एंड यस मतलब अब इसके बाद छोड़ मत देना, आगे के भी वीडियोस आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से आप हर चीज कर लेना। एंड यस आई होप क्या अभी तक के जो आपके सारे पेपर्स है बहुत बहुत ईजी गए होंगे, जितना भी आपने मुझसे पढ़ा है वो अगर आया हो तो प्लीज कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आपके पास पूरा दिन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए मैकेनिक्स की एंड अच्छे से स्कोर करके मुझे बताना आपका पेपर कैसा गया है। मैकेनिक्स को बिल्कुल भी हार्ड मत समझिए, जस्ट पेपर के टाइम पे काम रहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड देन आपका जो है सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपने अगर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, लाइक कर देना सेशन को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।